एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग सोच रहे होते हैं कि डोनाल्ड सिर्फ एक नॉर्मल और वीक सा वेगोन का लड़का है, पर असली सच तो ये होता है कि वो एक लेजेंडरी ड्रैगन का पुनर्जन्म होता है। ये वही ड्रैगन होता है जिसे कई साल पहले ह्यूमंस ने धोखेबाजी करके मार दिया था और ड्रैगन इंसानों की मदद करता था, उन्हें डिमोनिक बीस्ट से बचाता था। पर फिर भी ह्यूमंस का ड्रैगन के लिए नफरत इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने सबसे पावरफुल एडवेंचरस का एक ग्रुप भेजा। ये एडवेंचरस उनके एशियंट लेयर तक पहुंच गए और उसे ट्रैप कर दिया और फिर उनके पार्टी का हीरो उनको किलिंग बो देकर खत्म कर देता है। मरने के पल में ड्रैगन बस यही सोच रहा होता है कि मैंने इंसानों के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी उन्होंने मुझे क्यों मारा। फिर उसने सोचा कि शायद अब इतना जीने के बाद मरना ही बेहतर है, लेकिन उसका वक्त खत्म नहीं हुआ था। वो फिर से जन्म लेता है एक छोटी सी फार्मिंग फैमिली में और उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं डोनाल्ड। बचपन से ही डोनाल्ड काफी स्मार्ट और कैपेबल लड़का बन जाता है। वो अपनी पुरानी ड्रैगन वाली जिंदगी को भूलने की कोशिश करता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने लगता है। इस दुनिया का एक रूल है, 15 साल की एज होते ही एक लड़का या लड़की को ग्रो अप होना पड़ता है। अब डोनाल्ड भी अपनी जिंदगी खुद हैंडल करने लगता है। एक सुबह डोनाल्ड अपने थोड़े अजीब से भाई के साथ मछली पकड़ने के लिए नदी में जाता है। वहाँ उसका भाई उससे पूछते क्या तुम सच में कल को स्वयं जाने वाले हो, क्योंकि स्वयं के आसपास कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। लोग थोड़ा सा डरे हुए थे, पर गाँव का गार्ड कैप्टन अपने काम को छोड़कर बस गेम खेलने में बिजी रहता है, इसलिए कोई भी उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं जाता। डोनाल्ड अपनी फिशिंग स्किल से एकदम ज्यादा मछली पकड़ लेता है और जब वापस आता है तो उसकी मुलाकात होटी माल और ब्लोंडी इडियट लेबर्ट से हो जाती है। वो दोनों डोनाल्ड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, उसने इतनी मछली अकेले कैसे पकड़ लिया। डोनाल्ड उसका शुक्रिया अदा करता है, माल को स्पेशली थैंक्स बोलता है कि उसने हमेशा उसकी ट्रेनिंग में हेल्प की ताकि वो मोस्टर का सामना कर सके। उसके बाद डोनाल्ड घर लौट आता है, मछली को नमक लगाकर सुखाता है और अपने डेली काम करता रहता है। थोड़ी देर के बाद एक रेड हेयर लड़की उसको बुलाने के लिए आती है मैजिक ट्रेनिंग के लिए। डोनाल्ड अपने टीचर के घर जाता है और वहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल यूज करता है। ये देखकर उसकी टीचर बहुत ही चौंक जाती है और कहती है कि डोनाल्ड का ऑफेंसिव मैजिक उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम लड़कों में देखा है और वो भी इतना पावरफुल है कि उनके हिसाब से डोनाल्ड का मैजिक फ्यूचर में और भी डेंजरस बन सकता है। शाम के टाइम डोनाल्ड घर लौट रहा होता है, तभी वो एक अजीब से इंसान को देख लेता है जो व्हाइट कपड़ों में होता है और देखने में एक नोबल जैसा लगता है, जैसे कि किसी पुराने जमीन का अमीर आदमी हो। थोड़ी देर के बाद गाँव का चीफ आता है और सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। ये एक नोबल लेडी है जिसका नाम क्रिस्टियाना है। वो कुछ टाइम के लिए गाँव में रहने वाली है। डोनाल्ड क्रिस्टियाना से हाथ मिलाता है और बस हाथ लगाते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये लड़की आम इंसान नहीं है, इसके अंदर काफी स्किल छुपा हुआ है। डोनाल्ड सोचते है कि ये नोबल यहाँ पर क्यों आई है, पर उसके पास इस बात को समझाने का ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि सूरज ढलने लगता है और रात होने लगती है। डोनाल्ड अपने घर की तरफ दौड़ता है ताकि जो खाना उसने कलेक्ट किया है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। जैसे ही वो घर पहुँचता है उसके फैमिली वाले उसको प्यार से ग्रेट करते हैं। उसकी माँ उसके लिए हमेशा की तरह एक जबरदस्त डिनर बनाती है जिसका टेस्ट डोनाल्ड को हर बार याद रहता है। डिनर के बाद उसके डैड हमेशा की तरह थोड़ा सा मजाक करते हुए कहते हैं, बेटा अब तो शादी कर ले ताकि तेरे साथ रात को थोड़ा सा रेस्ट ले पाऊं। ये सुनकर डोनाल्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि अभी तो मैं थोड़ा और सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अगली सुबह डोनाल्ड स्वयं की तरफ निकल पड़ता है, पर जैसे ही वो गाँव के एग्जिट तक पहुँचता है तो वो देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि गाँव के आधे लोग उसको अलविदा कहने के लिए आए होते हैं। सब लोग उसको गुड लक विश करते हैं। डोनाल्ड फिर घंटों तक सफर करता है, जंगल के बीच से गुजर जाता है, हर तरफ मॉन्स्टर और वाइल्ड एनिमल्स भरे होते हैं। फाइनली वो स्वयं तक पहुंचता है। वहाँ का पानी एकदम ग्रीन पड़ चुका होता है और इतना गंदा स्मेल आ रहा होता है कि जैसे किसी के पुराने सॉक्स हो। वो पानी को एनालाइज करता है और उसे समझ में आ जाता है कि इस जगह के एलिमेंटल एनर्जी पूरा इम्बैलेंस हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता, पर उसे कुछ करने का चांस भी नहीं मिलता है क्योंकि पीछे से एक पेंटोम की आवाज आती है। डोनाल्ड तुरंत मुड़ता है और अपनी सोर्ड को निकाल लेता है क्योंकि वो जानता है कि इतने गंदे इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ही डेंजरस मॉन्स्टर ही सरवाइव कर सकता है। पर जैसे ही वो सोच रहा होता है वैसा नहीं होता। वहाँ एक अजीब सी क्रिएचर बाहर आती है, एक सुंदर सी हाफ स्नेक ब्लोंड लड़की। उसको देखकर डोनाल्ड एकदम से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐसे रेयर मॉन्स्टर इस रीजन में कभी भी नहीं मिलती। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये होती है कि वो लड़की एकदम से वॉरिड बिहेव करने लगती है, जैसे डांस कर रही हो। डोनाल्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो स्नेक गर्ल कहती है कि उसका फाइट करने का कोई भी प्लान नहीं है, पर उसके बात को खत्म करने से पहले
पहले ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और ऊपर से अटैक करने लगता है। वो स्नेक गर्ल चिल्लाती है हेल्प के लिए और डोनल्ड तुरंत उसकी हेल्प करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का पैर काट देता है और उस लड़की को पकड़कर एक तरफ ले जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का बॉडी पूरा वुड से बना होता है, इसलिए वो तुरंत रीजनरेट करके अपना पैर वापस से ग्रो कर लेता है। डोनल्ड और वो लड़की एक बड़े से मशरूम के पीछे छिप जाते हैं। स्नेक गर्ल तुरंत क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है, पर डोनल्ड उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्लान बनाना था। थोड़ी देर के बाद मॉन्स्टर वहाँ से दूर चला जाता है और उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है। स्नेक गर्ल फिर से डोनल्ड से पूछती कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा था। डोनल्ड बताता है कि एक अर्थ एलिमेंटल है जो कि अपने बैलेंस खो जाता है। वो समझाता है कि ये एरिया पहले लिजार्ड लोग कंट्रोल करते थे, जो कि कभी कभी गाँव वालों के साथ ट्रेड भी करते थे, पर कुछ दिनों से वो लिजार्ड लोग कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं, शायद से इसी मॉन्स्टर की वजह से। फिर डोनल्ड उस स्नेक गर्ल से पूछते कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की जवाब देती है मेरा नाम सेल है और मैं एक रेयर मॉन्स्टर ब्रीड से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि लैम्स कहते हैं। डोनल्ड ने पहले भी सुना था कि ये लेमिया टाइप के क्रिएचर बहुत ही रेयर और खूबसूरत होते हैं। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इनकी मैजिकल पावर भी काफी ज्यादा डेंजरस होती है। वो सेल से पूछते कि क्या उसके साथ मिलकर फाइट करना चाहेगी, पर सेल उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लगती है और वो कहती कि उसका मैजिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और शायद से अगर उसने ट्राई किए तो वो एम्बैरेस हो जाएगी। डोनल्ड उसे काम करके बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं लीड करूंगा, तुम बस बैकअप देना, हम इजीली जीत जाएंगे। सेल फिर भी थोड़ा सा हेजिटेट रखती है और कहती है कि उसे अभी तक श्योर नहीं है कि वो एक इंसान पर ट्रस्ट कर सकती है या फिर नहीं, लेकिन फाइनली वो एग्री करती है और कहते है कि अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगी। दोनों एक सिग्नल फिक्स करते हैं और हिडिंग स्पॉट से बाहर निकलते हैं और मॉन्स्टर पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। वो जॉइंट बीस्ट भी तुरंत रिएक्ट करता है और मुड़कर प्लेट्स सेल की तरफ शूट करने लगता है, लेकिन डोनल्ड फिर से हीरो बन जाता है। वो अपने स्वॉर्ड से एक ही स्ट्रोक में उन मूड बुलेट्स को काट देता है। सेल को एक चांस मिल जाता है और एक पावरफुल स्पेल को चैंट करती है। रेड कलर का एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है और उसमें से एक जायंट स्नेक समन होता है जो अर्थ एलिमेंटल की बॉडी को चोके करने लगता है। सेल अपने स्पेल कंट्रोल करने में स्ट्रगल करती है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक मेंटेन करने का उसका कोई इजी नहीं था, पर उतना डिस्ट्रैक्शन काफी था डोनल्ड के लिए। वो मॉन्स्टर के पास रश करता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक करता है। अर्थ एलिमेंटल स्नेक स्पेल तोड़ देता है और डोनल्ड पर हमला करता है, लेकिन डोनल्ड स्किलफुली डॉज करता है और डायरेक्टली उसके पैर पर जंप करता है। एक ही स्ट्रॉन्ग स्लैश में वो मड डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। सेल के चेहरे पर अब रिलीफ आ जाता है, उसे लगता है कि अब वो बच गए, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है उसका पूरा का पूरा गंदा मड पूरा सेल के ऊपर गिर जाता है और वो एकदम से मैसी हो जाती है। डोनल्ड तुरंत उसके पास दौड़ता है और चेक करता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। वो उसका शुक्रिया करता है कि उसकी हेल्प के बिना शायद से वो इतनी जल्दी मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता। वो कहता है कि सेल थक गई होगी, ठंडी भी लग रही होगी और उसे क्लीन होना चाहिए। रात होने तक दोनों एक छोटी सी सैंक ढूंढ लेते हैं जहाँ पर वो रुक जाते हैं। डोनल्ड अपनी तरफ से डिनर बनाता है। डिनर के दौरान सेल उससे कैजुअली पूछती है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती हो, मैं तो लामिया हूँ ना। डोनल्ड स्माइल करते हुए कहता है नहीं, तुम लामिया जैसी नहीं हो। जिनको मैंने सुना है वो इंसानों से एग्रेसिवनेस और हॉस्टिल होती है, पर तुम अलग ही लग रही हो। फिर वो उससे पूछते क्यों इतने पास ह्यूमन सेटलमेंट में क्यों आई है। सेल उसे बताते कि अभी कुछ दिन पहले उसकी एज 17 हुई है और उनकी ट्राइब के रूल के हिसाब से 17 की एज में वो बहुत ही अडल्ट हो जाती है, और जब कोई लामिया अडल्ट होती है तो उसे अपनी ट्राइब छोड़कर हस्बैंड ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि लामिया हमेशा से फीमेल होती है और उनके हस्बैंड किसी दूसरे रेस से ही ढूंढना पड़ता है। वो और भी बताती है कि लामिया असल में एक कर्स की वजह से बनते थे। जब एक ह्यूमन फीमेल को पनिश किया गया था, उस कर्स के कारण लामिया की बॉडी में पॉइजन होता है जो ज्यादा लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। इसी वजह से लामिया के लिए एक सुटेबल पार्टनर ढूंढना मुश्किल होता है। डोनल्ड उसकी बातें सुन रहा होता है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कुछ अजीब सोचने लगता है। तभी सेल कहते कि एक्चुअली उसके फादर भी एक ह्यूमन थे। ये सुनकर डोनल्ड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। डोनल्ड डिसाइड करता है कि अभी उसे प्रॉपर बिहेव करना चाहोगा। ये सुनकर डोनल्ड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। डोनल्ड डिसाइड करता है कि अभी उसे प्रॉपर बिहेव करना होगा। वो अपना थोड़ा सा वॉरेड सा सोप बनाता है जो दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर जब वो सेल को सर्व करता है तो वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसे खाती है और कहती कि उसे बहुत ही टेस्ट अच्छा लगा। डोनल्ड उसे बताता है कि ये रेसिपी उसकी माँ ने उसे सिखाई थी और हर विंटर उनकी फैमिली ये सूप पीती है। डिनर के दौरान डोनल्ड अपने फैमिली को याद करता है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी सोचता है जब वो एक लेजेंडरी ड्रैगन था। डोनल्ड हमेशा से अपनी केव में अकेला रहता था, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया है, क्योंकि अब उसके पास कुछ लोग हैं जिन पर वो भरोसा
भरोसा कर सकता है। अगले दिन सुबह वो दोनों रेडी होते हैं। डोनाल्ड डिसाइड करता है कि अब वो डिस्परेट इन सेल की तरफ बिहेव नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा हार्ड टू गेट खेलेगा। वो सेल से कहता है कि मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, जिसमें सेल जवाब देती है कि मैं अपना सफर साउथ की तरफ जारी रखूंगी और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। डोनाल्ड मुस्कुरा देता है और वो सोचता है कि शायद से हमारी राह फिर से कहीं न कहीं टकरा जाए, लेकिन अभी के लिए वो अपने रास्तों पर निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी जर्नी तो अब बस स्टार्ट हुई है। अगले दिन डोनाल्ड और एक रेड हेड लड़की कुकिंग सीखने लगते हैं। जैसे कि वेल्टर वाइट और जैसे अब पंपकिन का कॉम्बो होता है, वैसे ही उनके एक ओल्ड हैंग गाइड भी करती है। वो बताती है कि नॉर्मल मेडिसिन की वजह मैजिकल मेडिसिन बनाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा भी इनबैलेंस हो गया तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। रेड हेड लड़की तो एकदम से रो पड़ती है और पहले ट्राई में रेसिपी परफेक्ट बना लेती है, पर डोनाल्ड गड़बड़ कर देता है और अपने आप को ही परेशानी में डाल लेता है। ओल्ड हैंग उसको डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपने फिंगर पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश नहीं रख पाओगे। डोनाल्ड सॉरी बोल देता है, पर रेड हेड लड़की हंसी में कह देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी भी लड़की को खुश कर सकता है, क्योंकि उसके पास लेग्स के बीच के कैनन छुपी हुई है। ये सुनकर ओल्ड हैंग को तुरंत समझ में आ जाता है कि सीन क्या है। थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड को अरी के फैमिली के साथ लंच के लिए बुलाया जाता है। लंच से पहले वो सभी गॉडेस मारिया के लिए प्रेयर करते हैं। डोनाल्ड सोचता है कि बहुत ही टाइम हो गए उनसे मारिया को देखे हुए। लंच के बाद डोनाल्ड की मुलाकात एल्बर्ट से होती है, जो कि कुछ बच्चों को फ्यूचर नाइट्स बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। जैसे ही बच्चे डोनाल्ड को देखते हैं, वो तुरंत उसके पास आकर अपना प्रोसेस दिखाने लगते हैं, लेकिन डोनाल्ड ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और उनसे कहता है कि थोड़ा ब्रेक ले लो। तभी डोनाल्ड को फॉरेस्ट से एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और रात को अकेला जंगल में चला जाता है। वहां जाकर उसे शौक मिलता है। वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि सेल होती है, जो उस वक्त एक हॉट स्पून में बाथ ले रही होती है। सेल तुरंत घबरा जाती है, क्योंकि डोनाल्ड उसे बिना झिझक घूर कर देख रहा होता है। वो गिरने वाली होती है, तभी डोनाल्ड उसे पकड़ लेता है। सेल शर्माते हुए अपनी बॉडी को कवर करती है और गुस्से में कहती है कि तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। सेल शर्माते हुए अपनी बॉडी को कवर करती है और गुस्से में कहती है कि तुम मुझे घूरना बंद करो। पर डोनाल्ड मस्त अंदाज में पूछते हैं क्यों। फिर एक छड़ की तरह कहता है कि इस दुनिया के सारे लिविंग बींग्स नेचुरली ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। ये सुनकर सेल उसको एक टाइट स्लैप झड़ देती है। कवर होने के बाद भी वो नाराज रहती है। डोनाल्ड को समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया, पर वो टॉपिक चेंज कर देता है और सेल से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेल उदासी में बताते कि उसके सफर में जितने भी मर्द मिले थे वो सब डरे हुए थे और वीक निकले, इसलिए वो वापिस से आई है डोनाल्ड के पास ताकि उसकी मदद कर सके। डोनाल्ड सोचता है कि ये तो उसके लिए एक जैकपॉट हो गया है और कहता है कि मैं तो वैसे भी तुमसे फिर से मिलने की विश कर रहा था। फिर वो एक आइडिया सोचता है और सेल से पूछते है तुम क्या सोचती हो, अगर तुम मेरे विलेज में रुक जाओ तो। सेल पहले तो कहते कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग एक मॉन्स्टर को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन डोनाल्ड समझ जाता है कि हमारे गांव में ऑलरेडी डेमी ह्यूमंस हैं, बीस्ट फोल्क भी रहते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। डोनाल्ड सोचता है कि हाँ, लोग शुरू में सेल से थोड़ा सा डरेंगे क्योंकि वो एक लामिया है, लेकिन उसकी जेंटल पर्सनैलिटी और उसका बड़ा सा प्लॉट देखकर लोग उसे अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सोचकर सेल बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको उम्मीद होती है कि वो ह्यूमंस की फ्रेंड बन सकती है। वो तुरंत डोनाल्ड के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। डोनाल्ड उससे कहता है कि मेरे साथ रहने के कुछ स्पेशल पार्क्स भी होते हैं, तुम जब चाहो मेरी लाइफ एनर्जी को ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक एडिक्टिव ड्रग्स जैसे काम करती है। यह कहकर डोनाल्ड अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सेल थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। डोनाल्ड अपनी लाइफ एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर भेजता है और सेल को ऐसा लगता है कि जैसे एक रिवर उसकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। वो एकदम से सेटिस्फाई और स्माइलिंग हो जाती है और तभी डोनाल्ड उसे अपना अगला प्लान शेयर करता है। कुछ दिन के बाद सेल विलेजर्स के लिए बहुत ही सारा गिफ्ट देना स्टार्ट करती है। वो जंगल के बड़े बड़े बोर्स और फ्रेश फिशेस लेकर विलेज के बाहर छोड़ देती है। इसे देखकर नाइट कैप्टन और उसके सोल्जर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कैप्टन जानता है कि लामिया बहुत ही पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं और वो समझ नहीं पाता कि कोई लामिया विलेजर्स के लिए प्रे क्यों छोड़ रही है। वो डिसाइड करता है कि इस बात को विलेज के एल्डर तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। जब एल्डर सुनते हैं तो वो कुछ सोचने लगते हैं, शायद ये मॉन्स्टर इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जो इंसान ये क्रिएचर टेस्टी मीट विलेज को गिफ्ट करे वो बुराई क्यों करेगा। लेकिन नाइट कैप्टन उन्हें वार्न करता है कि मॉन्स्टर पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि एक यूनिट बनाकर लामिया को मार दिया जाए। कुछ लोग एग्री करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि पहले हमें कैप्टन के बैकअप मंगवाना चाहिए। तभी ओल्ड हैंग उनसे डिसएग्री करता है और कैप्टन को समझाती है कि तुम्हें विलेज की सेफ्टी की फिक्र है, ये बात बहुत ही सही है, लेकिन बिना सोचे समझे रश डिसीजन लेना बहुत ही गलत है। उस वक्त आरी एक अजीब सा प्लॉट लेकर रूम में आती है और हैक को
बताती है कि उसने फॉर्चून टेलिंग कर ली है जैसे आपने कहा था। ओल्ड हैंक उस रिजल्ट को चेक करती है और कहती है कि फॉर्चून टेल के हिसाब से स्नेक का अपीयरेंस एक गुड साइन है, इसलिए लामिया को हार्म नहीं करना चाहिए। ये सब बातें डोनाल्ड बाहर से सुन रहा होता है। जब वो वोट स्कोप कर रहा होता है, ये सुनकर डोनाल्ड के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ओल्ड हैंक ने सबको कन्विंस कर लिया होता है सेल को चांस दिया जाए। शाम को वो खुशी खुशी फॉरेस्ट की तरफ भागता है ताकि सेल को ये गुड न्यूज दे सके। वो उसे बताता है कि अब तुम्हारे लिए कोई भी इमीडिएट थ्रेट नहीं है और हम कल अपने प्लान का फाइनल फेज स्टार्ट कर सकते हैं। अगली सुबह विलेज के सभी कैपेबल फाइटर और नाइट्स एक जगह पर ट्रेनिंग के लिए जमा होते हैं। कैप्टन बिन उन्हें लामिया मॉन्स्टर के बारे में समझाता है और कहता है कि सबको उसके खिलाफ अलर्ट रहना होगा। लेकिन डोनाल्ड के लिए एकदम परफेक्ट मोमेंट था क्योंकि अब सभी इम्पोर्टेंट लोग एक ही जगह पर हैं और यही था उसके प्लान का लास्ट स्टेप। डोनाल्ड का प्लान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था प्रेस्टिज। प्रेस्टिज को गांव में बहुत ही वैल्यू दी जाती थी क्योंकि उसके पास हीलिंग और प्यूरिफिकेशन मैजिक का पावर है। वो चर्च का सिंबल है और उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सकती है कि कोई इंसान ये क्रिएचर गुड है या फिर इविल। डोनाल्ड उसे यही विश करता है कि सब कुछ सही से हो जाए और प्रेस्टिज सेल को इविल ना डिक्लेयर करे। वो फॉरेस्ट की तरफ देखता है जहाँ पर सेल डर के मारे कांप रही होती है। उसके मन में फियर होता है एंटिसिपेशन का। कल रात डोनाल्ड ने उससे अपना प्लान बताया था कि वो जानबूझकर लो लेवल मॉन्स्टर के बीच में जाएगा और सेल उससे बचाएगी ताकि विलेजर्स उस पर ट्रस्ट कर सके। लेकिन अब सेल श्योर नहीं होती है कि उसे कब एक्शन लेना है। डोनाल्ड भी पेशेंटली वेट कर रहा होता है। तभी एक सोल्जर फॉरेस्ट से भागते हुए आता है और कैप्टन बिन को बताता है कि उसने मॉन्स्टर देख लिया है, लेकिन वो मॉन्स्टर सेल नहीं बल्कि एक जायंट आर्मर्ड बियर होता है जिसे देखते ही सब नाइट्स की फट जाती है। कैप्टन बिन तुरंत कमांड देता है कि सब स्लोली पीछे हट जाए क्योंकि आर्मर्ड बियर से फाइट करना मतलब कि एक मूविंग ट्रैक को हेडबट करना है। तभी बच्चे भागते हुए आते हैं पर एक रेड हेड लड़का गिर जाता है और बियर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डोनाल्ड उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है और वो सोचता है कि शायद से इस आर्मर्ड बियर को रोकने के लिए एक वे है अपने ड्रैगन पावर्स यूज करने का। लेकिन जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचता है, सेल बुशे से स्लैप मारकर सामने के लिए आ जाती है। वो अपने बॉडी से डोनाल्ड और उस लड़के को शील्ड कर देती है, लेकिन बियर के क्लास से वो खुद को सर्वाइवली इंजर्ड हो जाती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। फिर सेल अपने इंटेंट हाइप्नोटिक और यूज करके उस बियर को फॉरेस्ट में वापस भेज देती है। डोनाल्ड उससे पूछते कि तुम ठीक हो ना? सेल गुस्से में कहते क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नहीं दिख रहा था कि कितना ब्लड निकल रहा है मेरे वाउंड से? तभी कैप्टन बेन अपना वेपन गार्ड पर स्लैम करता है और सेल को ऑर्डर देता है कि विलेजर से दूर रहो। बलान भी डोनाल्ड को बुलाता है, लेकिन डोनाल्ड खुद को रोक देता है और कहता है कि सेल को हर्ट मत करो, उसने मेरी लाइफ को सेव की है और मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया कि काइंडनेस के जवाब क्रूरल्टी से दी जाए। कैप्टन बेन डिसाइड करता है कि सबसे पहले सेल से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। वो उससे पूछते जो ऑफरिंग विलेज के बाहर छोड़े जा रहे थे क्या वो तुम थी? सेल हाँ में जवाब देती है और तुरंत ब्लो डाउन करके उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे विलेज में ही रहने दो। वो सबके सामने अपनी कहानी शेयर करती है कि उसने अपनी स्पीसीज के कस्ट्यूम के हिसाब से जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही लोनली और स्कैरी था। अब वो बस थोड़ा सा टाइम और विलेज में रहना चाहती है। वो स्वेर खाती कि उसके दिल में ह्यूमंस के लिए कोई भी हार्टेड नहीं है और वो किसी काम की हार में नहीं करेगी। ये सब सुनकर विलेजर्स अब उससे डरते नहीं है। सब डिसीजन प्रेस्टिज के हाथ में था। सब उसकी तरफ देखते हैं। प्रेस्टिज चुप होकर खड़ी होती है और स्काई की तरफ स्टेयर करती है। उसके चेहरे पर टीयर्स फ्लो हो रहे होते हैं। तभी एक डिवाइन लाइट ऊपर चमक पड़ती है और उसे डायरेक्टली गॉड स्माइल का मैसेज मिलता है। डिवाइन मैसेज खत्म होने के बाद प्रेस्टिज डिक्लेयर करती कि सेल इविल नहीं है, बल्कि गॉडेस ने विलेजर्स को बोला है कि उसे अपनाएं और शांति से उसके साथ रहें। फिर प्रेस्टिज सेल के पास आती है और कहती कि तुम विलेज में वेलकम हो। सेल अपना सर उठाकर उसका शुक्रिया अदा करने वाली होती है, पर तभी वो ब्लड लूज होने की वजह से गिर जाती है। डोनाल्ड तुरंत उसको पकड़ लेता है और सब लोग उसे जल्दी से विलेज लेकर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट डे सेल की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है और डोनाल्ड और बाकी विलेजर्स उसको नया घर दिखाते हैं। घर के अंदर एक फुली फर्निश्ड बेड होता है जिसमें की कुजीन्स और स्टफ्ड टॉय भी रखा होता है। ये देखकर सेल इमोशनल हो जाती है और विलेजर्स का शुक्रिया अदा करती है। बैन उसे कहता है कि थैंक यू मुझे करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। फिर वो अपना वेपन उस पर पॉइंट करने के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद सभी विलेजर्स मिलकर सेल को अपने विलेज में वेलकम करते हैं। डोनाल्ड भी सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है जैसा कि वो पहले
पहले से सेल को जानता ही न हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब सेल पूरी तरीके से विलेजर के साथ घुल मिल जाती है। ये देखकर डोनाल्ड बहुत ही खुश होता है कि उसकी कोशिश सफल हो गई है और वो डिसाइड करता है कि अब गॉडेस मारिया का खुद वो शुक्रिया करेगा। उस रात डोनाल्ड अपनी बॉडी से अस्ट्रल फॉर्म में निकलता है और सीधा स्काई की तरफ उड़ जाता है। हेवन में पहुंचते ही वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर गॉडेस मायरा उसका वेलकम करने के लिए रेडी होती है। थोड़ी सी बातचीत होती है और डोनाल्ड गॉडेस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने विलेजर्स के हाथ सेल की जान बचाई। मारिया रिप्लाई करती कि सेल एक बहुत ही अच्छी मारिया लगी, इसलिए उसने उसे बचाना जरूरी समझा। डोनाल्ड को अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक असली गॉडेस ने उसके अंदर का सीक्रेट समझ लिया कि वो असल में एक ड्रैगन है जो कि ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है। पर मायरा हंसा देती है और कहती कि जब भी तुमने प्रे किया तुम्हारी लाइफ फोर्स दुश्मनों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए पहचाना मुश्किल नहीं था। वो ये भी कहती कि जब तुम ड्रैगन फॉर्म में होते थे तब तुम जीने से थक गए लगते थे, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि तुम ह्यूमन फॉर्म में इतने खुश हो। फिर डोनाल्ड अपने फिजिकल बॉडी में वापस लौट आता है। अगले दिन सुबह सेल खुशी से उसका रूम का दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाती है, उठ जाओ। डोनाल्ड उससे कहता है कि नॉक करके अंदर आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो दिन स्टार्ट करने से पहले अपना मूड बना लेता है। ये सुनकर सेल माफी मांगती है पर इंसिस्ट करती है कि उठ जाओ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और वैसा ही होता है। क्रिस जो कि एक नाइट वीमेन है, उसका प्रैक्टिस स्पार्किंग मैच वॉइस कैप्टन के माल के साथ होता है। पूरी विलेज वहाँ पर खड़ी होकर उन दोनों का फाइट देख रही होती है। सब लोग ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है। तभी क्रिस नोटिस करती कि मेल अपना फुल पावर यूज नहीं कर रही है, इसलिए वो उससे कहती कि मुझे रोको मत, फुल पावर के साथ लड़ो। इस बार माल क्रिस की बात मान लेती है और पूरी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। उसका प्लान होता है कि वो क्रिस को दिखाए कि सिटी वाली लड़कियों को अपनी कंट्री साइड फाइटर से कैसे हैंडल करते हैं। माल अपने डैगर और सोर्ड के साथ क्रिस पर अटैक करती है, लेकिन क्रिस भी कम स्किल्ड नहीं होती है। वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और एक गैप निकालकर माल के हाथ से सोर्ड को गिरा देती है। इस तरह से क्रिस माल को डिशार्म करके इजिली हरा देती है, लेकिन क्रिस तुरंत माल के हाथ को पकड़कर वापस से खड़ा करती है और कहती है कि तुम उन सबसे फाइटर में से एक हो जिसने कि मैंने कभी स्पार किया है। ये सुनकर माल थोड़ी सी शर्मा जाती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि शायद से मेरी फीलिंग कुछ अलग ही है। रात को दोनों एक साथ टैरवेन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो खाना ऑर्डर करती है, लेकिन टैरवेन की लड़कियां क्रिस को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि क्रिस एक नॉर्मल के-पॉप आर्टिस्ट जैसी लग रही होती है। थोड़ी देर में बैन और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। कैप्टन तुरंत क्रिस को बुलाता है और कहता है कि मेरे साथ ड्रिंक करो। तभी एल्बर्ट जो कि फ्रेंच है, क्रिस को वॉर्न करता है कि तुम उसकी बात मत मानना, क्योंकि बैन एक एल्कोहलिक है। वो इतना पीता है कि सुबह तक बोतल खत्म कर देता है और फिर अपनी वाइफ को ही बीट करता है। ये सुनकर मेल तुरंत बोलती है कि बैन पीछे हट जाओ, क्रिस पे मेरा पहले से हक है। बैन हंसकर साइड हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगता है। उसके दोस्तों की चीख निकल जाती है और वो चिल्लाते हैं, यस डैडी। थोड़ी देर के बाद क्रिस अपने कमरे में लौट आती है और बेड पर लेटते लेटते वो विंडो से बाहर देखती है, जहाँ हर कोई अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन क्रिस खुद को अकेला महसूस करती है, जैसे उसके पास ना तो दोस्त है और ना ही कोई कंपेनियनशिप। अपना दुख भुलाने के लिए वो रात को माउंटेन की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाती है। यहीं पर डोलन और सेल उसे देख लेते हैं। सेल क्रिस के अकेला होने पर उसे अपने घर बुलाती है ताकि वो साथ में ट्रेनिंग कर सके। घर में वो अपना बेड दिखाती है जो है और पिलो से भरा होता है। सेल खुद बेड पर जम करके क्रिस को भी बुलाती है, तुम भी ज्वाइन करो। डोनाल्ड ये सब देखकर सोचता है कि ये दोनों इतने थ्रस्टी क्यों हैं और सेल को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए बोलता है, लेकिन क्रिस भी क्विकली बेड पर जम कर जाती है। डोनाल्ड स्टाइल से वॉल के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, जैसे अपना ऑरा शो कर रही हो। सेल क्रिस से कहता है कि मुझे ये विलेज बहुत ही पसंद आ रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा। फिर वो क्रिस को बोलती है कि तुम्हें लेन की वाइफ का मिल्क जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सब लोग उस मिल्क को बहुत ही पसंद करते हैं। क्रिस थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन सोचती है अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। इतने में डोनाल्ड एकदम से कैरेक्टर की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है, विलेज की लाइफ टफ है लेकिन होनेस्ट है। लेकिन लड़कियां डोनाल्ड की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। वो उसे खींचकर वापस से बेड पर लेटा देती है और तीनों रात भर मस्ती करने लगते हैं। अगली सुबह डोनाल्ड टैरवेन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर पूरा विलेज इकट्ठा होता है। सब लोग मिल्क पी रहे होते हैं, जो कि बैन की वाइफ ने फ्रेशली स्क्वीज किया होता है। बैन ओपनली सबको चैलेंज करता है कि कोई उससे ज्यादा उसकी वाइफ का मिल्क नहीं पी सकता। थोड़ा अजीब लगता है बट ओके। थोड़ी देर के बाद क्रिस भी टैरवेन में एंटर करती है। उसको देखकर सब लोग फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम करते हैं। बैन तुरंत उसे बुलाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ का फ्रेश मिल्क ट्राई करो। क्रिस डिसाइड करती कि चलो ट्राई करके देखते हैं और इस अजीब कस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। वो एक मग में ही एक सिप में खत्म कर देती है और समझ जाती कि मिल्क सच में बहुत ही फ्रेशली स्क्वीज्ड हुए हैं। क्रिस को इतना इजीली मिल्क करते देख बैन एक्साइटेड हो जाता है और उसे ड्रिंक ऑफ चैलेंज कर
कर देता है। फिर दोनों एक बड़े से गिलास में पीने लग जाते हैं। बेन की वाइफ टेंशन में आ जाती है कि अगर ये पेस्ट चला गया तो शायद से उसका साइज ही कम हो जाएगा, लेकिन अंत में बेन थक जाता है और हार मान जाता है, जबकि क्रिस इजिली सब मिल्क को पी जाती है और जीत भी जाती है। थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड सेल और क्रिस को अपने फॉर्म में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उनसे हार्ड लेबर करवाता है। सेल खुशी खुशी पोटैटोस को प्लांट करने लगती है, लेकिन वो अनअवेयरली डाल देती है। वहीं क्रिस अपनी हरकतों में सोइल को पंच करने लगती है, जैसे कि बिना वजह के फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही हो। डोनाल्ड उन्हें सही तरीके से सिखा पाता है। इससे पहले एक गार्ड भागते हुए आता है और वो कहते हैं कि तुरंत विलेज गेट पर चलो। सब लोग तुरंत गेट की तरफ दौड़ जाते हैं, जहाँ पर बेन और विलेजर्स पहले से ही खड़े होते हैं। वहाँ एक आउटसाइडर कमिश्नर अपने गार्ड्स के साथ आता है और तुरंत डोनाल्ड और सेल को सराउंड कर देता है। फिर वो पूछते हैं कि किसने एक लामिया मॉन्स्टर को इस लैंड में ले आया, क्योंकि ये टेरिटोरी उनके किंग की है। प्रिस्ट तुरंत आगे आता है और वो कहता है कि सेल को खुद विलेज ओरेकल ने वेरीफाई किया है। उसने डिक्लेयर किया है कि सेल इविल नहीं है। कमिश्नर कहता है कि मुझे गॉडेस मारिया की विशेष पर डाउट नहीं है, लेकिन अगर सेल को इस कंट्री के सिटीजन की तरह रहना है तो उसे गवर्नमेंट के प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना होगा। डोनाल्ड को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगती है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी सेल के साथ कैपिटल ले चलो। कमिश्नर एग्री कर लेता है और इस तरह से डोनाल्ड और सेल को रॉयल गार्ड्स एस्कॉर्ट करके कैपिटल ले जाते हैं। ये सब देखकर क्रिस टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो रही है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने एकेडमी के हेड मास्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि उसका गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है। कैपिटल पहुंचने के लिए क्रिस अपने स्पेल का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और खुद ही निकल पड़ती है और डोनाल्ड और सेल से पहले कैपिटल पहुंच जाती है, जो कि अभी अभी अपनी कैरेज में सफर कर रहे होते हैं। वहां पहुंचकर क्रिस सीधा मिलती है एल्फ हेड मिस्ट्रेस ओलिविया से। ओलिविया उसे बैठने के लिए कहती है और बताती है कि सेल को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास मारिया की ब्लेसिंग है, लेकिन गवर्नमेंट का एक हाई रैंक एम है जिसका नाम कैसी है। उसने सेल को एक ट्रीट डिक्लेयर कर दिया है। क्रिस तुरंत कहती है कि सेल कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो इतनी मासूम है। ओलिविया भी मान जाती है और वो बोलती है कि सेल का किडनैपिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। उसे लगता है कि कैजी किसी और रीजन से इलीगली सेल को मरवाना चाहता है। ओलिविया चाहती है कि वो अपने लेवल पर इन्फ्लुएंस करके सेल की जान बचा लेगी। इधर दूसरी तरफ डोनाल्ड और सेल की कैरेज एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। कमिश्नर उन्हें बाहर बुलाता है और एक शॉकिंग बात बताकर उन्हें कै के मेंशन तक ले जाता है। वहाँ के एक अजीब सी विच उनका स्वागत करती है कि फेक स्माइल के साथ और कमिश्नर को डिसमिस कर देती है। मेंशन के अंदर कै सर्वेंट के फीस्ट लगने लगते हैं। क्या सेल से कहती है कि तुम आराम से जो चाहो वो खाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया तो तुम कम से कम इज्जत से ट्रीट करना तो बनता है। सेल बहुत ही हैरान होकर काय का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जब सोल्जर आए थे तो मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन काय मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम जैसे इनोसेंट और ब्यूटीफुल इंसान को क्यों मरवाऊंगी। वो खाना खाते हुए सेल से कहती कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही सारी लामिया देखी है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उसे सेल की स्किन और स्किनी सेल्स सब कुछ पसंद आ जाता है, लेकिन अचानक की काय अपना असली रंग दिखाती है और कहती कि मुझे तो तुम्हें जिंदा ही खा लेने का मन कर रहा है। ये सुनकर सेल एकदम से चौंक जाती है, जैसे एक फीमेल ज्वेलरी डायमंड सामने खड़ी हो, और तभी उसके खाने में मिलाए गए ड्रग्स असर करने लगते हैं। सेल बेहोश हो जाती है और साथ ही डोनाल्ड भी गिर जाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर ओलिविया की ऑफिस पहुंचता है। उसको देखकर क्रिस बहुत ही शॉक हो जाती है और तुरंत पूछती कि डोनाल्ड और सेल कहाँ पर है, लेकिन कमिश्नर उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि जैसे लोग KFC के बाहर बैठकर भिखारी को इग्नोर कर देते हैं। वो कहता है कि उसे ओलिविया से प्राइवेट में बात करनी है। ओलिविया उससे कहती है कि फॉर्मेलिटीज छोड़ो और क्रिस को भी सब कुछ बता दो। तब कमिश्नर खुलासा करता है कि सिटी में एक फीमेल मेज है जो कि 300 साल पुरानी है और सके कि ये किडनैपिंग उसी के पीछे। ये एक मेज इंसान है, लेकिन वो अपनी जवानी बनाए रखने के लिए यंग लड़कों की बॉडीज चुरा कर उसमें घुस जाती है और अब उसकी नजर एमिया पर जाती है। ये सुनकर क्रिस का दिमाग ही हिल जाता है और वो तीनों आ जाती है। कमिश्नर कहते हैं कि अगर अपने दोस्त को बचाना है तो हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। इधर काय के मेंशन के बेसमेंट में काय अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेल को रेडी कर रही होती है। बेसमेंट के अंदर काय सेल की खूबसूरती और उसकी लाइफ फोर्स को एडमायर कर रही होती है। फिर वो एक ब्लेड उठाती है ताकि उसकी स्किन को निकाल सके, लेकिन उसके कुछ करने से पहले डोनाल्ड जोर से चिल्लाता है, बस करो। डोनाल्ड अपने रेस्टोरेंट्स तोड़ देता है और ये देखकर काय बहुत ही हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि शायद से मैंने ड्रग्स डोज गलत दे दिया हो, लेकिन डोनाल्ड उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता जितना कि तुम अपनी क्रश पर दे देते हो, लेकिन वो तुम्हें घंटा नहीं पूछती। वो सीधा ग्राउंड पर बने मैजिक सर्कल को एग्जामिन करने लगता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि काय ने कौन सा फॉरबिडन डील किया। वो काय से पूछता है, तुमने कितने लोगों को मारा है। काय हंसी के साथ जवाब देती है, 100 की बात काउंट करना ही छोड़ दिया। डोनाल्ड फिर पूछता है कि आखिर क्यों,
क्या कोई ऑब्सेशन है? मुझे हर ब्यूटीफुल चीज पसंद है और मैं चाहती हूँ कि सब सिर्फ मेरे पास हो। जो भी मुझे ब्यूटीफुल लगता है मैं उसे कलेक्ट कर लेती हूँ और अपने आप को इनहेंस करती हूँ। डोनाल्ड समझ जाता है कि ये स्पेल फॉरबिडन है और वो पूछता है, क्या तुमने इसे सीखने के लिए इविल के साथ डील की है? काय इस बात को हाँ में स्वीकार करती है और कहती है कि मैंने अपने बॉडी पार्ट्स अलग अलग क्रिएचर से लिए हैं, लेकिन अब मेरा पुराना स्किन लूज हो रहा है। मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं अपने लिए एक लेमिया स्किन चाहती हूँ। अगर मेरे पास ये स्किन होती तो मैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाऊंगी। ये सुनकर सेल, जो कि अब होश में आ चुकी होती है, वो गुस्से में कहती है कि तो तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से बुलाया है? काय हैरान होती है कि वो अभी तक कॉन्शियस कैसे है। सेल तुरंत डोनाल्ड के पास भागकर जाती है और विश से पूछती है, क्या तुमने उन औरतों को भी ऐसे ही धोखा दिया था? उन्हें भी ब्यूटीफुल होने का विश्वास दिलाया था और फिर उन्हें मार दिया। काय ठंडी सांस लेते हुए कहती कि वो औरतें वैसे भी ब्यूटीफुल जिंदगी जी रही थी। मैंने उन्हें एक बेहतर काम दिया, उनकी ब्यूटी को बेहतर इस्तेमाल में किया। ये सुनकर सेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती कि कमिश्नर सही कह रहे थे, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। काय थोड़ा सा सरप्राइज होती है उसका नाम सुनकर। तभी डोनाल्ड अपने कान से एक छुपा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, जो कि उनकी पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके कमिश्नर और ओलिविया तक भेज रहा होता है। काय अभी इस बात को समझ ही नहीं पा रही होती कि अचानक दीवार ब्लास्ट हो जाती है और ओलिविया अपने सोल्जर के साथ वहां से घुस जाती है। क्रिस तुरंत भागकर अपने दोस्तों को चेक करती है। कमिश्नर सोल्जर को ऑर्डर देता है, अरेस्ट करो। काय को पकड़ लिया जाता है। ओलिविया डोनाल्ड और सेल से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों को बैट बनाना पड़ा क्योंकि हमें काय के जुर्म को प्रूफ चाहिए था, तभी हम उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। ओलिविया और क्रिस काय से कहते हैं कि तुम कभी भी दूसरों से चुरा कर खूबसूरत नहीं बन सकती हो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रीबर्थ। और ये सुनकर काय का गुस्सा फट जाता है। उसे लगता है कि उन्होंने उसकी पूरी स्ट्रगल का मजाक उड़ा दिया। काय चीख कर कहती कि मैं पैदा ही अगली हुई थी, मेरे माँ बाप भी मुझे देखना नहीं चाहते थे, दूध लेने गए थे और कभी भी वापस नहीं आए। ये कहकर काय अपने असली हुलिये में गुस्से से हिलने लगती है। जब काय ने पहली बार रियलाइज किया था कि वो अगली है, तभी उसका दिमाग घूम गया था। उस दिन से उसने जितनी भी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने उनकी सबसे अट्रैक्टिव चीज को ही चुरा ली थी। धीरे धीरे उनकी चुराई हुई सारी चीजें हिस्सों में उन पर अपनी ब्यूटी बनाई और उसी ब्यूटी के चक्कर में डेविल्स तक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उनकी मदद से काय के एम्बिशन और भी बड़े हो गए और वो और ज्यादा क्रूअल बन गई। लेकिन अब जब उनका प्लान फेल हो गया, काय इतनी गुस्से में है और कहती है कि मैं अपने 300 साल की रिसर्च का इस्तेमाल करके तुम सबको खत्म कर दूंगी। अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़े, भद्दे और अगली क्रिएचर में। उसका रूप इतना गंदा होता है कि देखकर ही सबकी रूप कांप जाती है। फिर वो तुरंत सेल पर अटैक करती है, लेकिन डोनाल्ड उसे खींचकर साइड में ले जाता है। गुस्से में काय अपने टेंटिकल्स निकाल लेती है और सोल्जर पर हमला कर देती है। बेचारे सोल्जर उतने ही होते हैं कि अपना बचाव भी ठीक से नहीं कर पाते। सेल अपनी कस्ट आइस का यूज करके काय को रोक लेती है, जैसे सोल्जर को भागने का चांस मिल जाता है। लेकिन इतने बड़े क्रिएचर को रोकना सेल की पावर को जल्दी ड्रेन कर देता है। काय फिर से उस पर अटैक करती है, तभी क्रिस तुरंत उसके सामने आ जाती है और काय की उंगलियों को काट देती है। लेकिन काय अपने फिंगर्स तुरंत रीजनरेट कर लेती है। क्रिस अपने सोट की असली पावर अवेकन करती है। उसकी तलवार से निकलती रोशनी तेज हो जाती है और वो सीधा काय की तरफ दौड़ जाती है। हर स्ट्राइक में वो काय के टेंटिकल्स और आर्म को प्रिक्यूंस कर रही होती है। इस वजह से काय और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है और अपने बॉडी पर हजारों आंखें समन कर लेती है डार्क मैजिक कास्ट करने के लिए। क्रिस समहाउ उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी डोनाल्ड ग्राउंड पर एक बड़ा मैजिक सर्कल ड्रॉ कर देता है। वो लड़कियों से कहता है कि अब यहाँ से आगे मैं हैंडल करूंगा। क्रिस उसकी बात पर ट्रस्ट करती है और साइड हो जाती है। ओलिविया देख लेती है कि डोनाल्ड ने फ्लोर पर एक नहीं बल्कि 2 मैजिक सर्कल बनाए हैं, एक अटैक स्पेल के लिए और एक बैरियर स्पेल के लिए। डोनाल्ड अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। पहले बैरियर काय को कवर कर लेता है और फिर उसके अंदर से उस पर मैजिक एरो बरसाने लगते हैं। एरो उसकी बॉडी को अंदर से डिसइंटेग्रेट कर देता है और जैसे ही एरो खत्म होते हैं, बैरियर कंप्रेस होकर एक मैसिव एक्सप्लोजन में फट जाता है। उस ब्लास्ट के बाद काय को एक भी इंसान बाकी नहीं रहता। अगले दिन डोनाल्ड और सेल ओलिविया के मेंशन में होते हैं। वहाँ पर डोनाल्ड सेल को ट्यूटर कर रहा होता है क्योंकि अब उसे एक रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सेल गिल्टी फील करती है और डोनाल्ड से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इस मिशन में लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी कस्ट आइस को उस रात यूज की थी। डोनाल्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि नो बिगी, तुम टेंशन मत लो। दोनों आराम से टी सिप करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद क्रिस वहाँ पर आती है सेल का प्रोसेस चेक करने के लिए और उसे कुछ ही देर में ओलिविया और कमिश्नर भी आ जाते हैं। कमिश्नर डोनाल्ड और सेल से माफी मांगता है और वो कहता है कि काय के इंसिडेंट में तुम दोनों को अननेसेसरी फंसाया गया है। सेल थोड़ा सा शर्मा जाती है, लेकिन डोनाल्ड कहता है कि हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा ही हुआ और सब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और एंटीट्यूड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। कमिश्नर तब सेल को उसके डॉक्यूमेंट्स दे देता है। अब वो बिना एग्जाम दिए विलेज में ऑफिशियली स्टे कर सकती है और ये देखकर सेल की खुशी
का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद ओलिविया डोनल्ड को एक आदमी से मिलवाने ले जाती है। उस आदमी का नाम होता है डेंजल, जो कि विलेज की एक पुरानी बुढ़िया का बेटा होता है। डेंजल और डोनल्ड थोड़ा सा पुरानी बातें याद करके आपस में बातचीत करते हैं। तभी सेल आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देती है। डेंजल कहता है कि उसकी माँ अपनी चिट्ठियों में अक्सर सेल के बारे में लिखती रहती थी, इसलिए वो उसके बारे में पहले से जानता है। उसके बाद वो सेल को अपना शहर घुमाने का ऑफर देता है और सेल खुशी खुशी मान जाती है। लेकिन टूर के दौरान सेल को एक कड़वा सच समझ में आता है कि शहर के लोग उसे अभी भी डरते हैं। बाजार में एक छोटे लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं। सेल उदास हो जाती है। तब डोनल्ड उसे कन्फ्रंट करता है। सेल कहता है कि चलो अब सबके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लेते हैं और फिर विलेज वापस चलते हैं। अब जब डोनल्ड और सेल वापस से जाने वाले होते हैं, डेंजल और ओलिविया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर डोनल्ड को एकेडमी ज्वाइन करने का इनविटेशन देते हैं। डेंजल कहता है कि उसने डोनल्ड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक के पावर के बारे में सुना है, जो एकेडमी में और ज्यादा रिफाइन की जा सकती है। लेकिन डोनल्ड कहता है कि फिलहाल मेरे हाथ विलेज का एक काम में बिजी है। और ओलिविया उसके करीब आकर धीरे से कहती है कि मुझे तुम्हारी सोल में कुछ अलग ही फील हो रहा है। अगर तुम सच में अपनी पावर से लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो एकेडमी ज्वाइन करके अपना नॉलेज बढ़ाओ। डेंजल भी सपोर्ट करता है और कहता है जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ही तुम विलेज को प्रोटेक्ट कर पाओगे। डोनल्ड कहता है कि वो सोच लेगा और ये सुनकर सेल बहुत ही उदास हो जाती है। उसे लगता है कि सेल से डोनल्ड जल्दी उससे दूर चला जाएगा। बाद में डोनल्ड और क्रिस विलेज के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। सेल और ब्लेन साइड से उन्हें देख रहे होते हैं। सेल के दिमाग में फिर से वही थॉट आता है एकेडमी के ऑफर का। उसे डर होता है कि डोनल्ड उसे छोड़कर कहीं दूर ना चला जाए। जब सेल ऐसे ही थॉट्स में कोई होती है तब विलेज के बच्चों उसकी टेल खींचना शुरू कर देते हैं। सेल हंसकर उनके पीछे दौड़ती है। डोनल्ड दूर से देखता है और वो सोचता है कि सेल अब इस विलेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। काश सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। तभी थक चुकर क्रिस डोनल्ड के पास आकर एक रिक्वेस्ट करती है, मुझे तुम्हारे साथ जंगल एक्सप्लोर करना है। वो समझाती है कि जंगल में बहुत ही पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर रहते हैं और वो उनके अगेंस्ट अपना स्किल ट्राई करना चाहती है। डोनल्ड उसे रोकता है और वो कहता है कि बिना किसी रीजन के जंगल में जाना सही नहीं होता। तब क्रिस कहती है कि एक विलेजर बोला है कि वो अपने पिग्स को जंगल में गुजारने के लिए नहीं जा रहा है क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत ही है। मैं उन पिग्स की बॉडीगार्ड बन जाऊंगी। विलेजर्स की हेल्प करना मेरा फर्ज है। डोनल्ड थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो पूछते हैं कि क्रिस इतनी डिस्परेटली जंगल क्यों जाना चाहती है कि पिग्स गार्ड करने तक के लिए रेडी हो गई है। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा और फिर थोड़ी देर में एक बड़ा सा हेड ऑफ पिग जंगल में चला जाता है, जिनकी सिक्योरिटी में खड़े होते हैं डोनल्ड, क्रिस, ब्लेन और कुछ नाइट्स भी। ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पॉलिटिशियन भी इसी तरीके से गार्ड करके निकलते हैं। एनीवे सेल उन नाइट्स को देखता है जो कि हेवनली आर्मर पहने हुए होते हैं और डोनल्ड उन्हें समझाता है कि रिसेंटली जंगल में कुछ अनयूजुअल मॉन्स्टर देखे गए हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी होगी। फिर वो ग्रेजिंग साउंड टॉक पहुंचते हैं और डोनल्ड और गर्ल्स वहां पर रुक जाते हैं पिग्स को देखने के लिए, जबकि बेलन अपने लोगों को लीड करता है एरिया में पेट्रोल करने के लिए। एक पिग बुशेस में चला जाता है और फाइट नाइट उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही वो पिग को वापस लाने की कोशिश करते हैं, एक पावरफुल ब्लेड टाइगर उनके सामने खड़ा हो जाता है। गार्ड अपने पावरफुल मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और डर के मारे पैनिक हो जाते हैं। मॉन्स्टर उसे दूसरे पिग को समझकर अटैक कर देता है। लकी है कि बेलन वहां समय पर पहुंच जाता है और अपने ह्यूज हैमर से टाइगर के सर पर जोर से हिट कर देता है। फिर वो सोल्जर को वार्न करता है कि दूसरे सराउंडिंग पर ध्यान रखो, लेकिन आयरन कनली वो खुद नोटिस नहीं करता कि एक जाइंट ब्लैक आंट उसके पीछे आ गई है। आंट मॉन्स्टर अटैक करती है और बेलन के लिए ये हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डोनेल और गस बेलन की चीख सुनते हैं और तुरंत उसके पास दौड़ते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं कि बेलन ऑलरेडी जाइंट के अटैक से डिफीटेड हो चुका है। फिर आंट डोलेन की तरफ जंप करती है, लेकिन डोनेल एनर्जी बॉल से उसे मार देता है। क्रिस हैरान होकर पूछती कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। डोनेल कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं, ये अंडरवर्ल्ड का डीमन है। ये बस एक लो रैंकिंग स्काउट है, लेकिन ऑर्डिनरी वॉरियर के लिए बहुत ही पावरफुल है। क्रिस फिर पूछती कि तुम्हें डीमंस के बारे में इतना कैसे पता। डोनल्ड कहता है कि मैंने ओल्ड हैंक्स के बुक्स में पढ़ा है। फिर वो क्रिस से कहता है कि मैं मॉन्स्टर को पिन डाउन करूंगा और तुम्हें चांस मिलेगा उसे फिनिश करने का। क्रिस एग्री करती है और आगे दौड़ती है, जबकि डोनल्ड एंट डीमन को मैजिक सूट से वीकन कर देता है। क्रिस की इस चांस का यूज करके आंट का सर स्लैश कर देती है। क्रिस अब भी बिलीव नहीं कर पा रही होती कि उसने एक डीमन से फाइट किया। फिर डोनल्ड उससे कहता है कि विलेजर्स को डीमन के बारे में मत बताना। फिर वो लोग विलेज पहुंच जाते हैं और रात में सब विलेज चीफ के घर में गैदर होते हैं। डोनल्ड बैन के घर में चेक करके वापस आता है और वो सबको बताता है कि बेलन अब भी अनकॉन्शियस है।
लेकिन उसकी जान को अब कोई भी खतरा नहीं है। विलेजर्स डिस्कस करते हैं कि ये अननोन मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि विलेज सोल्जर्स के कैप्टन को भी डिफीट कर दिया। तभी ओल्ड हैंग अच्छी खबर लेकर साथ आती है। बेलेन वापस अपने सेंस में आ गया है और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ओल्ड हैंग देख सकती है कि बेलेन को वो मॉन्स्टर अटैक किया था। वो ब्लेड से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। टाइगर डोलेन बोलता है कि जंगल में कुछ गलत हो रहा है और वो खुद उस मैटर को देखने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन ओल्ड हैंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमेशा नेचर के साथ हार्मनी के साथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो उसे समझाती है कि जो मॉन्स्टर बेलेन पर अटैक कर रहा था वो भी नेचर का पार्ट है और उसने उन पर अटैक इसलिए किया क्योंकि वो उसके टेरिटोरी में घुस गए थे। डोलेन कहता है कि कम से कम हमें प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में और भी सीरियस हो सकता है। ओल्ड हैंग तुरंत एग्री करती है कि उसे जंगल भेज देना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ, वो किसी के साथ ले जाए। क्रिस वॉलंटियर करती है इस रोल के लिए, लेकिन विलेज से मना कर देता है और कहता है कि हम उसकी जान रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो एकेडमी के सामने मुश्किल हो जाएगी। हेडमास्टर जिन्होंने क्रिस को उनकी केयर में रखा था ये चांस का इंतजार कर रहे थे और क्रिस तुरंत खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि वो डोनाल्ड के साथ जाएगी और डोनाल्ड उसे मना नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे डोनाल्ड और क्रिस अपना सामान पैक करके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और उन्हें शौक बहुत ही ज्यादा लगता है। वहाँ क्रिस ऑलरेडी वेट कर रही होती है क्योंकि वो कभी क्वाइटली नहीं बैठी। डोनाल्ड बहुत ही हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, विलेज शेफ ने मना कर दिया था ना। क्रिस मुस्कुराते हुए कहती है मुझे ये विलेज पसंद है और मैं भी इसे ट्रीट से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। थोड़ी देर में उसकी ग्रुप में कुछ जाइंट स्पाइडर मॉन्स्टर मिल जाते हैं। जैसे वो स्पाइडर को डिफीट करते हैं एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। क्रिस फाइट के लिए रेडी होती है, लेकिन सेल सिचुएशन को पीसफुली सॉल्व कर देता है। वो हॉर्नेट ऐप और एप्पल ऑफर करता है। क्रिस हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ये सेल ये पैकमैन टेमन और कहाँ से ले आया। लेकिन जब वो डोनाल्ड की तरफ देखती है वो देखती है कि ऐप के बच्चे डोनाल्ड पर चढ़ रहे हैं जैसे कि उनका फेवरेट ट्री हो। ग्रुप डिसाइड करता है कि उनका लंच ब्रेक लेते हैं और अपना फूड अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। क्रिस सेल से पूछती है तुम मॉन्स्टर से नहीं डरते हैं। सेल मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे भी मॉन्स्टर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। फिर सेल क्रिस को कहती है कि बेबी एप्स को फीड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे क्रिस को उन्हें क्यूट लगने लगती है। डोनाल्ड सोचते है कि ये एप्स जो कि स्पाइडर उन्होंने पहले फाइट किया था सब पावरफुल मॉन्स्टर के टेरिटोरी से पुश आउट हो गए थे। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर कौन होगा जो कि उनको टेरराइज कर रहा था और वो खुद सेल को भी देख रहा था। अचानक सेल मार करता है क्रिस सिंपल ब्रेड खाते हुए भी कितनी पीसफुल लगती है। डोनाल्ड एग्री करता है कि हाँ क्रिस एलिजेंट और बहुत ही ग्रेसफुल है। ये सुनते ही क्रिस एम्बैरेसमेंट में रेड हो जाती है। सेल अपने इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करती है और तुरंत क्रिस से कहती है कि मुझे भी अपना सीक्रेट बता दो ताकि मैं भी चार्मिंग बन सकूं और एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड और सेल को दिखाया जाता है। डोनाल्ड उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को खास दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वैसे भी बहुत ही चार्मिंग हो। ये सुनकर सेल बहुत ही खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है और अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि शायद से डोनाल्ड उसे अपनी वाइफ बनाने वाला है। उसकी दिमाग में वो दोनों का एक खुश मैरिड लाइफ चलने लगता है। तभी अचानक से क्रिस और डोनाल्ड को एक डीमन की प्रेजेंस फील होती है और एक बॉल उनकी तरफ फेंका जाता है जिसमें एक अनकॉन्शियस लड़की होती है। उस लड़की का नाम फेरी होता है। उसके तुरंत बाद एक और डिमोनिक आंट आ जाती है। डोनाल्ड फौरन उसकी तरफ चार्ज करता है और सेल को कहता है कि मॉन्स्टर को सेफ जगह ले जाओ। क्रिस भी डोनाल्ड की हेल्प करने के लिए आ जाती है और दोनों मिलकर उस डीमन आंट को हरा देते हैं। लेकिन डोनाल्ड को लगता है कि वो और भी डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में उनके चारों तरफ डिमोनिक आंट्स आ जाते हैं। उनमें से दो सीधा सेल की तरफ रश करते हैं, लेकिन डोनाल्ड अपने एनर्जी एरो से उन्हें गिरा देता है। क्रिस भी बाकी डीमन पर अटैक कर देती है। एक और डीमन आंट डोनाल्ड की तरफ चार्ज करता है, लेकिन इसके पीछे एक और आंट छुपा होता है जो आखिरी मोमेंट पर आ जाता है। डोनाल्ड पहले वाले को अपनी तलवार से ग्राउंड पर गिरा देता है और दूसरे वाले को अपने हाथ को ड्रैगन के हाथ में मुंह पकड़ाकर क्रश कर देता है। क्रिस अपना डीमन आंट खत्म कर रही होती है, लेकिन तभी एक और आंट उसके पीछे से आकर उस पर अटैक करने वाला होता है। क्रिस को समझने का मौका भी नहीं मिल पा रहा होता, पर उसी वक्त सेल अपने मैजिक यूज करके उस आंट को हरा देती है। उसके बाद वो सब फेरी को जगाते हैं और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। फेरी उनका शुक्रिया अदा करती है और अपना परिचय देती है। उसका नाम मिया है। मिया उन्हें बताती है कि डिमोनिक आंट उनका पीछा कर रहे थे। डोनाल्ड को लगता है कि शायद से किसी बड़े अथॉरिटी ने इन आंट्स को पीछा करने के लिए भेजा होगा। मिया उनसे हेल्प मांगती है और कहती है कि सभी लोग बहुत ही बड़े खतरे में। जैसे वो ये बात बोलती है सबको एक अजीब सा एहसास होता है। वो घर के लिए गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें डीमंस ने नहीं बल्कि कुछ और ही ने घेर लिया होता है। क्रिस अपनी तलवार निकालने वाली होती है कि तभी डोनाल्ड उसे रोक देता है। उसे लगता है कि उन क्रीचर्स के अंदर
हॉस्टिलिटी नहीं है, बल्कि वो खुद इनसे थोड़ा हैवी है। इसलिए डोनाल्ड अपनी तलवार नीचे रख देता है और क्रिस भी उसकी बात मान लेती है। तभी बुशेस के पीछे से एक बहुत ही पूरा का पूरा फॉरेस्ट एल्व्स का ट्राइब बाहर आ जाता है। उनका लीडर सामने कूद कर आता है और मिया से कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है। माहौल एकदम से टेंस हो जाता है। डोनाल्ड और लड़कियां एल्व्स को देखकर बहुत ही क्यूटिस हो जाती है, लेकिन मिया गियो के पास जाती है जो कि एल्व्स का लीडर था और उससे कहती है कि ये सब अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है। डोनाल्ड भी यही समझाता है कि वो लोग एल्व्स के फॉरेस्ट में हैं। डोनाल्ड अपनी गर्ल्स को एश्योर करता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग फाइट नहीं करने आए, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पीछे ही रहना होगा। गियो फिर डोनाल्ड और लड़कियों के पास आता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी दोस्त मिया की जान बचाई। ये सुनकर वो सभी बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके तुरंत बाद एल्फ लीडर कहता है कि ये फॉरेस्ट उनका टेरिटोरी है और यहाँ दूसरे स्पीसीज का वेलकम नहीं किया जाता। और वो डोनाल्ड से बोलता है और वो पूछते है कि तुम लोग यहाँ पर आखिर क्यों आए हो। डोनाल्ड उसे पूरा सिचुएशन समझाता है। गियो कहता है कि वो समझता है कि तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर नहीं आए, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त गलती से एल्फ टेरिटोरी में घुस गए हो, इसलिए वो तुम्हें गिल्टी नहीं ठहराएगा। लेकिन वो उनसे कहता है कि तुरंत फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ही अच्छी नहीं है। डोनाल्ड उससे पूछते हैं क्या तुम डीमन सोल्जर्स की बात कर रहे हो। ये सुनकर गियो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अभी भी हम डीमन के साथ वॉर के बीच में। वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी क्रिस फॉरेस्ट उसकी तरफ रश कर देती है। क्रिस को बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं होता और उसे द गियो को पकड़कर वॉर के स्टैचू के बारे में पूछने लगती है। ये देखकर एल्फ आर्चर अपने तीर उसकी तरफ तान देता है, लेकिन डोनाल्ड और सेल फौरन क्रिस को वापस से खींच लेते हैं। फिर भी क्रिस गियो से कहती है कि अगर डीमंस ने यहाँ पर अटैक कर दिया तो पूरा एरिया खत्म हो सकता है, इसलिए हमें भी एल्फ की हेल्प कर देनी चाहिए। ये सुनकर एल्फ थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और क्रिस को ट्रेट समझाना छोड़ देते हैं। और ऊपर से उन्होंने डोनाल्ड और उसकी पार्टी को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद से ये लोग सच में हेल्प कर सकते हैं। तभी डोनाल्ड गियो की बातें से जो क्लू मिला था उसे जोड़कर सोचता है कि फॉरेस्ट के अंदर कहीं पर डीमन रिलेम के एक गेट जरूर होगा। उसे लगता है कि वो गेट अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, वरना अब तक फॉरेस्ट के अंदर डीमंस भर चुके होते हैं। डोनाल्ड डिसाइड करता है कि उसने उस गेट को पूरी तरीके से खुलने से पहले डिस्ट्रॉय कर देना होगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी ड्रैगन वाली आइडेंटिटी रिवील करने अपने विलेज से एग्जाइल होने क्यों न पड़ जाए। डोनाल्ड गियो के पास आकर कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करने दो, चाहे इसका मतलब रूल्स को तोड़ना ही क्यों ना हो। गियो थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई थियो आ जाता है और वो कहता है कि उनके लोगों की जिंदगी किसी पुराने रूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी नसाई आदमी ने हजारों साल पहले बनाए थे। बल्कि एल्स भी डोनाल्ड और उसकी टीम पर ट्रस्ट करने लगते हैं। गियो फाइनली डिसाइड करता है कि वो डोनाल्ड का ऑफर एक्सेप्ट करेगा और उसे हैंडशेक करने वाला होता है। लेकिन तभी फॉरेस्ट के बीच में एक बड़े से डार्क एनर्जी का पिलर उठता है, जिसमें कि पूरी फॉरेस्ट में एक भयानक अर्थक्वेक आ जाता है। सभी एल्स और लड़कियां घबरा जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड समझ जाता है कि डीमन रिलेम का गेट अब पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। एल्स तुरंत अपने विलेज वापस जाने लगते हैं। डोनाल्ड एक विंड स्पेल का यूज करके अपनी स्पीड को बूस्ट कर देता है। तभी उस गेट से 3 डीमन नाइट्स बाहर निकलते हैं। उनका मिशन होता है कि अपने किंग के लिए अर्थ को कन्क्यूर करने का एक रास्ता बनाए और एक और वैल्यूएबल ट्रेजर अपने हाथ में ले लें। वो तीनों अपने मिशन के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उनका एक साथी अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि तब तक वो थोड़ा सा गेम खेलकर टाइम पास करते रहें। अगला सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर एक वैम्पायर धीरे से कहती है कि मुझे आसपास की एल्फ की स्मेल आ रही है और हमें उन्हें ढूंढना होगा। जो उन्हें अभी ढूंढ लेगा वो अपनी मर्जी से उन्हें मार सकता है। ये सुनकर आधा लिजार्ड और आधा इंसान डीमन खुशी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ा सा आर्मर डीमन था वो कहता है कि मेरे पास ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई वक्त नहीं है, मैं अपने मिशन पर ही फोकस करूंगा। ये सुनकर उसके कॉमरेड्स उसे पार्टी ऊपर बुलाते हैं और वो लिजार्ड डीमन फौरन आगे रस करता है एल्फ्स को ढूंढने के लिए। कुछ ही देर में उसे एल्फ्स दिखाई दे देते हैं जो डिमोनिक आंट से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो अपना परिचय देता है कि मैं हूँ डीमन नाइट का जोड, डीमन रिलेम का सबसे बड़ा बीस्ट स्पीयर। वो एल्फ्स को सीधे वॉर डिक्लेयर कर देता है और अपने हाथ से एक लेंस में बदल देता है। जोड सीधे एल्फ्स विलेज की तरफ चार्ज करता है। एल्फ्स उस पर एरो चलाते हैं, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी के आगे उनका तीर कोई भी काम नहीं करता। जोड अपने लेंस आर्म से अटैक करके फॉरेस्ट की दीवार में एक बड़ा सा होल कर देता है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर फक्र महसूस करता है और एक एल्फ सोल्जर को अलग देखकर उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से स्टोडी और प्रिकली वाइन उसे जोर से बांध देते हैं। जोड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उन वाइन्स को कंट्रोल कर रही होती है एक गोथ विच जिसका नाम होता है डोरिया। उसको रोप और बिंडिंग के यूज में बहुत ही
द एक्सपीरियंस होता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड और उसकी टीम एक बड़े से डीमन आंट के होरेट के फाइट कर रही होती है। एल्फ एरो से कवर कर देते हैं और डोनाल्ड एक पावरफुल स्पेल यूज करके एनर्जी एरो की रेन कर देता है जो एक ही बार में दर्जनों डीमंस को गिरा देता है। साथ ही सेल अपने इविल आइज का यूज करके उन्हें रोक कर रखती है। इस वक्त गियो एक शॉर्टकट ओपन करता है जो कि सीधा विलेज तक जाता है और डोलेन की पार्टी को बुलाता है, लेकिन डोनाल्ड डिसाइड करता है कि पहले डीमन आंट्स को खत्म करेंगे। डोनाल्ड अपनी टीम को कुछ मैजिक स्टोन देता है जो उसने पहले स्वैम्प में लाए थे। उन्हीं की पावर को यूज करके लड़कियां विंड और अर्थ स्पेल अनलेस करती है और एक ही बार में कई डीमंस को क्रश कर देती है। डोनाल्ड फाइनल में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन मैजिक यूज करके सबको खत्म कर देता है और फिर सब गियो के साथ में शॉर्टकट से विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। विलेज के पास डियोरा जोड को अपने रोज वाइन से अभी भी बांध कर रखी हुई होती है और कहती है कि तुमने जो इस फॉरेस्ट के क्रिएचर और लोगों के खिलाफ पाप किया है तुम्हें उसके लिए कभी भी माफी नहीं मिलेगी। जोड हंसता है और वो कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप वीक होना है और ये सब लोग इसलिए मारे गए क्योंकि ये वीक थे। ये सुनकर डोरिया उसे जवाब देती है कि तुम खुद भी बहुत ही वीक हो और अब तुम भी मरोगे, और ये कहकर वो अपना फिशिंग बो देती है और उस हाफ लिजर्ड डीमन जो कि लॉर्ड को खत्म कर देती है। लेकिन उसके रोज वाइन धीरे धीरे क्रम्बल होने लगते हैं जब वैम्पायर लड़की वहां आ जाती है जो जोर से कहती है कि तुम बहुत ही इम्पेशेंट और स्टूपिड हो, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढने आना पड़ा। फिर वो अपना परिचय देती है और उसका नाम रेलिया होता है और वो डोरिया को कहती है कि तुम पावरफुल हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगी, और देखते हैं अब क्या होता है। इसके बाद हमें डोरा को देखने को मिलता है जो कि अपनी फुल पावर को दिखाने के लिए फ्लावर स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका सेल कोई भी स्पिरिट सुनता ही नहीं है और ये देखकर डोरा बहुत ही घबरा जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रिया हवा में फुल फेंकती है और उससे कहती है कि तुम जितने स्पिरिट को बुला रही हो उन सभी को मैंने पहले ही खत्म कर दिया था। रिया डोरा को बताती है कि कैसे उसने एक एक करके उन सभी स्पिरिट को मारा है और कैसे वो चीख कर उसे मदद के लिए बुला रही थी। ये सुनकर गोथ मम्मी गुस्से से भर जाती है और कहती है कि फ्लावर स्पिरिट मेरे दोस्त हैं। ये कहकर और रिया पर फुल पावर से अटैक कर देती है, लेकिन रिया अपने डार्क बैरियर से उस अटैक को रोक लेती है। उसके 4 बेल तुरंत सूख जाती है और बीमार पड़ जाती है। रिया कहती है कि मैं भी एक फ्लावर स्पिरिट हूँ, लेकिन मैं डीमन रिलेम की खाली फूल हूँ जो कि सिर्फ खून और सोल खाकर ही उगती है। ये कहकर अपनी डार्क ऑरा फैला देती है जिसमें कि डोरा खड़ी थी। वो बड़ी सी रोज वाइन भी बिखर जाती है। डोरा मुश्किल से जम करके बच जाती है और फिर से अटैक करती है, लेकिन रिया उसको कहती है कि तुम्हारी कोशिश बेकार है। रिया इजिली उसके थ्रोनी वाइन को तोड़ देती है, लेकिन उसके पीछे एक और हिडन वाइन छुपी होती है जो कि डोरा को चोट पहुंचा देती है। राफी अपना चेहरा इंजर्ड देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कसम खाती है कि वो ब्लैक रोज विच को मारकर ही रहेगी। डोरा भी उसकी बात का जवाब देती है और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते रहते हैं। तभी गिरोग उन दोनों को याद दिलाता है कि मैं भी यहीं पर हूँ। वो डोरा की तरफ चार्ज करता है और उसकी बालों को दीवार तोड़कर उसके पास पहुंच जाता है। राफिया भी अटैक करती है और डोरा उसको डोज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मौका डोरा को लग जाता है जिससे कि उसके शरीर में गंभीर जला हुआ जख्म हो जाता है। उस वाउंड से उसकी माना भी बहुत ही फास्ट लीक होने लगती है। डोरा सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपने दोस्त का बदला लिए बिना मरना नहीं चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तभी दोनों डीमन नाइट्स उसकी तरफ भागने लगते हैं और डोरा अपनी किस्मत के सामने हार मान लेती है, लेकिन उसी वक्त सामने से एक चमकती हुई रोशनी पीछे गिरती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। डीमन नाइट्स भी शॉक होकर साइड हो जाते हैं। डोरा भी सोचती है कि ये क्या हो रहा है। रोशनी धीरे धीरे कम होती है और उसमें से डोलन सामने आता है। ये देखकर सब के सब बहुत ही चौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान इस फाइट में आ जाएगा। डोनाल्ड आगे बढ़कर डोरा को उठाता है, लेकिन तभी गोर्ज उसके पीछे से छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है। उसका हाथ एक भाले में बदल जाता है और वो डोनाल्ड को मारने ही वाला होता है कि अचानक से क्रिस आकर उसका अटैक रोक लेता है। डोनाल्ड इस चांस का यूज करके गोर्ज का सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और उसके पैर पर सिर्फ हल्का सा घाव ही आता है। तभी रिया डोनाल्ड के पीछे आकर उस पर हमला करती है, लेकिन उसी वक्त एक एल्फ का तीर उसे लगता है और उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिया उस एरो को पकड़ लेती है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है कि किसी ने उस पर तीर चलाने की हिम्मत कैसे की। डोनाल्ड डिसाइड करता है कि अब उसको जल्दी से खत्म करना होगा, लेकिन तभी पूरा जंगल हिलने लगता है और गेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल का पिलर इक्विट होता है। ये देखकर हॉल भी हंसने लगता है और वो कहता है कि अब उनकी टीम का सबसे पावरफुल मेंबर यहाँ पर आ चुका है। जॉर्ज तुरंत चाहता है कि वो ह्यूमंस को उसके आने से पहले ही खत्म कर दे, लेकिन अचानक वो देखता है कि उसका शरीर भी नहीं हिल पा रहा होता है और ये सब सेल की पावर की वजह से हो रहा होता है। सेल स्टेयर से नीचे उतर कर आती है और अपने गुस्से को पावर में बदल देती है। वो एक 7 हेडेड स्नेक को समन करती है और अटैक करने को भेज देती है। राफेल उसकी तरफ दौड़ता है ताकि उसका मैजिक पावर सक कर सके, लेकिन डोनाल्ड एक पावरफुल एक्सप्लोजन स्पेल का यूज करके उसको आसमान में उछाल देता है और तब डोरा अपनी रोज वाइन से उसको पीछे फेंक देती है। दूसरी तरफ सेल ने अपने सांपों से जॉर्ज को पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है और डोनाल्ड
डोनल्ड एक पावरफुल फायर स्पेल चार्ज करता है ताकि वो उसको खत्म कर सके, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि एक और पावरफुल एनर्जी विलेज पर अटैक कर रहा है। वो तुरंत अपना स्पेल उस तरफ मोड़ देता है और उसका एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के स्मोक में से एक बहुत ही बड़ा डीमन नाइट सामने आता है जिसका नाम जोरन होता है। वो तुरंत सेल के पास आकर कहता है कि उसका मास्टर उसे चाहता है और वो इनकार नहीं कर सकती। ये सुनकर सेल डर जाती है और उसकी पकड़ जोर पर कमजोर पड़ने लगती है। जॉर्ज सांपों को तोड़ देता है और कहता है कि लामिया लड़की उसकी शिकार है। वो सेल पर अटैक करता है लेकिन डोनल्ड उसकी मदद के लिए भागता है, पर क्रिस डोनल्ड से भी तेज निकलती है और जंजीरों के अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर जॉर्ज इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो सुपर ह्यूमन लगती हो। वो उससे कहता है कि तुम्हें मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। क्रिस उसको जवाब देती है कि मजा लो, लेकिन मार मार के मेरे हाथों से। वो उससे कहता है कि मुझे मारने में तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। क्रिस उसको जवाब देती है कि मजा लो, लेकिन मर मर के मेरे हाथों से। वो अपनी मैजिक सूट का पावर जगाती है और बहुत ही तेज गति से जॉर्ज की बैक पर चढ़कर उसको घपा देती है। ये देखकर जॉर्ज गुस्से में आ जाता है, लेकिन क्रिस उस पर एक और अटैक कर देती है। उसी वक्त सेल अपना पावर यूज करके एक बड़ी सी रॉक हैंड समन करती है और जॉर्ज को बांध देती है। वो डोनल्ड से कहती है कि इसे मुझे छोड़ दो और अपना डार्क मैजिक अटैक यूज करके जोरन को ब्लास्ट करती है, लेकिन जोरन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तब सेल दोबारा से सांस नेक स्पेल का यूज करती है, लेकिन जोरन हंसकर बस कहता है कि ये तो बस एक मसाज लग रहा था। सेल उसे सांपों से घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जोरन सिर्फ कहता है और जोर से मम्मी। वो सेल को कहता है कि तुम बैटलफील्ड के लिए फिट नहीं हो क्योंकि तुम किसी को भी मारने के लिए तैयार नहीं हो। ये कहकर वो सांपों को तोड़ देता है और अपने एक्स से सेल पर अटैक कर देता है, लेकिन डोनल्ड बीच में आकर उसके स्विंग को ब्लॉक कर देता है। डोनल्ड अपने हाथों से मैजिक चार करके जोन को एक पावरफुल पंच से पीछे उछाल देता है। जेरोन उसकी ताकत देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। डोनल्ड कहता है कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। तभी आखिरी डीमन नाइट भी वहाँ पर लैंड करता है। डोनल्ड एक ही नजर में समझ जाता है कि ये काफी पावरफुल है। जेरोन पीछे हट जाता है और नया डीमन किंग अब बैटलफील्ड का चार्ज ले लेता है। डोनल्ड देखकर समझ जाता है कि ये सिर्फ एक बैरलिक डीमन नहीं है जो कि बस मजा के लिए लोगों को दुख पहुंचाता हो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चौथा डीमन एक बैटलफील्ड जिनके लगता है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से ही लड़ने में मजा आता है। वो कहता है कि डोनल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो उसके जैसे डीमन को भी चोट पहुंचा सकता है। फिर वो अपने बड़े बड़े तलवार निकालता है और कहता है कि अब वो इस लड़ाई का पूरा मजा लेगा। डोनल्ड तुरंत उसकी तरफ चार्ज करता है और दोनों की तलवारें टकरा जाती है। डीमन डोनल्ड की ताकत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहता है कि डोनल्ड उसे किसी और की याद दिलाता है, लेकिन वो दोनों रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। फिर वो दोनों तलवारों से एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन डोनल्ड अपने ड्रैगन स्किल का यूज करके पैरी कर देता है और ये देखकर डीमन बहुत ही चौंक जाता है। डोनल्ड समझ जाता है कि डीमन ने उसकी ट्रिक को नोटिस कर लिए और वो तुरंत बिना चांस दिए उस पर अटैक कर देता है। डीमन काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन डोनल्ड उसके बिल्कुल पास से एक एक्सप्लोजन स्पेल छोड़ देता है। डीमन जिंदा बच जाता है, लेकिन डोनल्ड को कंफर्म हो जाता है कि ये डीमन बाकी डीमन से अलग है। वो कहता है कि इतना ओवर पावर सिर्फ तब हो सकता है कि अगर ये एक फैल्कन गॉड हो। डीमन डोनाल्ड की बात सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है कि सिर्फ छोटी सी लड़ाई में उसने इतनी इन्फॉर्मेशन समझ ली। वो भी जानता है कि डोनल्ड भी अपने अंदर सीक्रेट्स छुपाए हुए बैठा है, लेकिन कहता है कि बातें छोड़कर तलवारों से ही बात करते हैं। डोनल्ड रियलाइज करता है कि वो इस डीमन को अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं हरा सकता है। अगर वो डीमन बन गया तो पूरा एल्फ विलेज तबाह हो जाएगा। तभी डीमन उस पर रेकलेस अटैक करता है और उसको पीछे धकेल देता है, लेकिन डोनल्ड को एक चांस मिलता है और वो काउंटर अटैक करता है। अटैक कमजोर पड़ता है और डीमन हंसकर कहता है कि आज तो उसकी लकी डे है जो कि उसने ऐसा स्ट्रॉन्ग एनिमी मिला उसे। वो अपना माना चार्ज करना शुरू करता है, लेकिन तभी ईसा और गोर्ज उस पर छलांग लगाकर आते हैं और कहते हैं कि हम अब भी फाइट में ही हैं। क्रिस और ओ भी उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जेरोन उनका रास्ता रोक लेता है। दूसरी तरफ राफिया और जॉर्ज डोनल्ड पर कॉम्बो अटैक करते हैं, लेकिन डोनल्ड अपने ड्रैगन विंग्स निकालकर एक स्ट्रॉन्ग विंड को समन कर देता है जो कि उनके अटैक को उड़ा देता है। वो तुरंत एक मैजिक बुलेट छोड़ता है जिससे कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसी वक्त चौथा डीमन अपना चार्ज कंप्लीट कर लेता है। वो एक तलवार जमीन में गाड़ देता है और दो तलवारें सामने की तरफ करके एक बड़े मैजिक स्पेल का चैंटिंग शुरू कर देते हैं। और डोनल्ड से कहता है कि अगर तुम इस अटैक को सरवाइव कर गए तो मैं तुम्हें अपना असली एनिमी मानूंगा। और डोनल्ड से कहता है कि अगर तुम इस अटैक को सरवाइव कर पाए तो मैं तुम्हें अपना असली एनिमी मानूंगा। ये कहकर वो एक ऐसा स्लैश छोड़ता है जो कि सीधा आसमान तक पहुंच जाता है, लेकिन डोनल्ड बिना देरी किए अपने ताकत से नीचे उस स्लैश को तोड़ देता है और उसे इजीली डिस्पेट कर देता है। डीमन हंसकर कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि धरती पर कोई भी उसके अल्टीमेट अटैक को तोड़ भी सकता है। डोलेन उसको कहता है कि मैं तुम्हारी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन उसकी नजर बार बार उन लड़कियों की तरफ चली जाती है जो कि दूसरे डीमन से लड़ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथा डीमन समझ जाता है कि डोनल्ड अपनी पूरी शक्ति से फाइट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी असली पावर आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से वो लड़ाई के रूल्स को चेंज कर देता है ताकि उसके लिए मजा और बढ़ जाए। वो सभी एल्फ्स को कहता है कि अभी तुम्हारे पास
सिर्फ दो ही राह बची हुई है, या तो हमसे लड़कर अपनी मौत को गले लगा लो या फिर हमारे आगे झुककर हमारी गुलामी करो। फिर वो कहता है कि 3 दिन के बाद ओर्स के साथ ही फिर से उनकी बस्ती पर हमला करने आएंगे और तब तक उन्हें अपना फैसला करना होगा। इतना कहने के बाद वो अपने दूसरे डीमन को आवाज देता है और बोलता है कि आज के लिए यही काफी है, अब चलते हैं। तभी जेरोन सेल से कहता है कि दुश्मन पर दया करना हार जाने से भी बहुत ही बड़ा पाप है, और गोर्ज क्रिस से गुस्से में कहता है कि वो उसे उसके दिए हुए अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। जाते वक्त राफिया उसकी पीठ पर बैठ जाती है और डियोरा से कहती है कि अगली बार मिलने पर वो उसे इतना सताएगी कि वो खुद ही अपनी मौत की भीख मांगेगी। डियोरा उसके जवाब में कसम खाती है कि वो डोनल और चौथे डीमन दोनों से अपने दोस्तों का बदला जरूर लेगी। दोनों अपनी पूरी शक्ति से लड़ने का वादा करते हैं। 3 दिन के बाद वो डीमन हंसता हुआ अपने साथियों के साथ उड़ता है और ऐसा लगता है कि उसने डोनल की असली पहचान जान ली हो। तभी सेल भागकर डोनल के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है कि और उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके होते हैं और वो पूछती क्या वो ठीक है। डोनल उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उल्टा उससे पूछते है कि क्या तुम्हें चोट नहीं लगी है। सेल कहती है कि वो ठीक है। तभी क्रिस वहाँ पर आकर बोलती है कि वो भी बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे उसे किसी ने पूछा भी तक क्यों ना हो। फिर सब लोग विलेज के चीफ डियो के घर पर जाते हैं, जहाँ पर अपने दोस्तों के लिए जो एक वेयरवुल्फ है वो साई और इराक के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। चीफ उन्हें बताता है कि उसने पूरी लड़ाई के बारे में सुना है और डोनल और लड़कियों का शुक्रिया अदा करता है, उन्होंने उनके गाँव की मदद की। उसके बाद वो अपने दोस्तों का परिचय करता है और कहता है कि ये मामला सिर्फ हमारे ट्राइब का ही नहीं है, बल्कि इससे पूरा किंगडम जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम किंगडम के लोगों को भी सलाह और मदद लेंगे। तभी एल्फ्रेड मिस्ट्रेस ओलिविया वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ह्यूमन किंगडम की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। ये देखकर डोनल और सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। क्रिस ओलिविया से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तब ओलिविया बताती है कि वो बचपन से इसी गाँव में पली बड़ी है और ह्यूमन किंगडम में जाने के बाद जैसे ही उसे पता चला कि गाँव में मुश्किल आई है तो वो तुरंत यहाँ मदद करने के लिए आ गई। एल्फ चीफ ट्रेन फिर से सबसे कहता है कि पुरानी बातें बाद में कर लेंगे, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम डीमंस के दिए हुए 3 दिन का वो बात इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को एक ही जगह इकट्ठा करेंगे और डीमंस पर हमला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर मम्मी सबसे पहले ये बताती है कि डीमंस इस दुनिया में सिर्फ इसलिए टिक पाए हैं क्योंकि उन्हें शक्ति गेट से मिल रही है। तभी वेयरवुल्फ आगे बढ़कर कहता है कि अगर हम उस गेट को ही तोड़ दे तो डीमंस यहाँ रुक ही नहीं पाएंगे और अपने रिले में वापस चले जाएंगे। डोनल एल्डर के सामने आता है और वो कहता है कि वो भी उनके विचार से सहमत है और जंगल के लोगों के साथ मिलकर लड़ना चाहता है। एल्फ चीफ कहता है कि हम बाहर वालों से मदद नहीं मांग सकते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ इस बात से सहमत होता है और वो कहता है कि हमने खुद देखा है कि डोनल और उसके दोस्त कितने स्ट्रोंग हैं और अभी हमारा गांव बहुत ही बड़ी मुश्किल में, इसलिए हमें डोनल से मदद की भीख मांगनी चाहिए, न कि उन्हें दूर रखना चाहिए। स्पाइडर मम्मी भी वेयरवुल्फ की बात को सपोर्ट करती है और तभी ओलिविया भी डियो को समझाने लगती है। वो कहती है कि डोनल और दोनों लड़कियों पर विश्वास करो, किंगडम की सेना भी यहाँ पर मदद के लिए आएगी, लेकिन उन्हें आने में वक्त लगेगा। तब तक हमें हर एक अवेलेबल रिसोर्स का यूज करना होगा। सबकी बातें सुनने के बाद डियो मान जाता है और डोनल और लड़कियों से मदद मांगता है। डोनल उससे कहता है कि वो जंगल की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और दोनों लड़कियां भी हाँ कह देती है, लेकिन ब्लैक रोज वाली मम्मी डिया डोरा से कहती है कि फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। दूसरी तरफ गोर्ज और यह गुस्से में अपने ही सोल्जर को मार रहे होते हैं क्योंकि अपने ओपोनेंट को पिछली लड़ाई में खत्म नहीं कर पाए। जेरोन उन्हें रोकता है और कहता है कि हमारे पास अनंत डीमन सोल्जर नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तब जेरोन चौथे डीमन जोर की तरफ देखकर उससे कहता है कि तुम ही कुछ कहो, लेकिन जोर कहता है कि उन्हें अपनी मर्जी करने दो, आने वाली लड़ाई के लिए उनकी बॉडी एड्रेनालिन से भरी हुई है और वो थोड़ा गुस्सा निकालकर उन्हें अच्छा लगेगा। जेरोन कहता है कि वो भी सेल से अपनी अगली फाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि चाहे वो भी मैच्योर नहीं हुई हो, लेकिन उसमें उसे चैलेंज करने की पोटेंशियल जरूर है। जोर फिर कहता है कि उसे सिर्फ डोनल में इंटरेस्ट है क्योंकि उसने बहुत ही सालों से डोनल जैसे ओपोनेंट नहीं देखा। उसे क्लियरली महसूस हो गया कि डोनल सिर्फ एक आम इंसान नहीं है बल्कि एक हायर लाइफ फॉर्म है। वो याद करता है अपने पुराने दिन जब वो लॉर्ड एल्डियास जो कि वॉर के गॉड थे, उनकी सेना में एक वॉरियर था। तब गॉड्स और इविल गॉड्स के बीच में एक लंबी और बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रही थी। जोर्ग और उसके दोस्त अपने एरिया में बस कुछ बचे हुए सर्वाइवर ही थे और अपने गॉड की चिंता कर रहे थे जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सफेद ड्रैगन आ गया। उसके एक सोल्जर ने पहचान लिया कि गॉडेस मार्ली ने उनकी मदद के लिए ड्रैगन गॉड को बुलाया है। उस वक्त जोर्ग बस खामोशी से उसे देखकर बहुत ही हैरान रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जोर्ग को फाइनली
फाइनली ये एहसास हो जाता है कि डोनल्ड वही ड्रैगन गॉड है जिसने पहले डीमंस का विनाश किया था। अब उसे उनकी पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए बरकरार है। दूसरी तरफ एल्फ विलेज में डोनल्ड डियोरा के पास आता है। डियोरा उससे कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे ये बात करने का मूड नहीं है। डोनल्ड कहता है कि वो बस ये देखना चाहता है कि बैटल के पहले सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन डियोरा गुस्से में उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नोजी हो रहे हो। वो थोड़ा घबरा जाती है जब वो देखती कि डोनल्ड उसके ज्यादा ही करीब आ गया है। डोनल्ड बस उसके जख्म के बारे में ही पूछती है तब डियोरा अपने पेट में लगे हुए सेड डोनल्ड बस उसके जख्म के बारे में ही पूछता है तब डियोरा अपने पेट में लगे हुए सेड हुए घाव को दिखाती है। डोनल्ड अपनी लाइफ फोर्स का यूज करके उसको हील कर देता है और ये देखकर डियोरा बहुत ही हैरान हो जाती है और पूछती है क्या तुम इंसान हो। डोनल्ड कहता है कि मैं थोड़ा सा अलग इंसान हूँ, एक एक्सपेक्टेशन। उसके बाद डोनल्ड वापस से अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर सेल और क्रिस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर एल्फ और फेरी माल भी खाना लेकर आए होते हैं। डोनल्ड खाना खाता है और सेल उसकी प्लेट उठा लेती है लेकिन डोनल्ड नोटिस करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। रात को सब सो जाते हैं लेकिन डोनल्ड की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सेल अपने होमवर्क में नहीं जा रही होती है। फिर वो उसे बालकोनी में पाता है जहाँ पर वो खड़ी होकर सितारे को देख रही होती है। डोनल्ड उसके पास जाता है। सेल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी नींद आ रही है। डोनल्ड देखता है कि उसके हाथ भी कांप रहे हैं इसलिए वो ये भी कह देता है कि हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही है इसलिए थोड़ा हवा लेने बाहर आया। सेल उसे खुश करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने कुछ मेयर मार्शल देखे हैं, अगर तुम भी देखोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। डोनल्ड सोचता है कि शायद से कुछ खास नहीं होगा लेकिन जैसे ही वो बालकोनी से बाहर देखकर बड़ा सा ट्री के ब्रांचेस के बीच निकलता हुआ चांद और उसकी रोशनी में जगमगाता हुआ पूरा का पूरा विलेज देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। सेल कहते हैं कि उसने एक और प्यारी सी आवाज सुनी है जैसे छोटी छोटी चीमें बज रही हो। डोनल्ड कहता है कि जैसे वो कल की बैटल के लिए ब्लैक स्मिथ का काम करने की आवाज होगी। ये सुनकर सेल थोड़ी सी घबरा जाती है और माफी मांगती है कि उसने ब्लैक स्मिथ की आवाज को क्यूट कह दिया। डोनल्ड उसके पास बैठकर उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम लड़ाई के बाद से बहुत ही एग्जॉस्ट लग रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें फाइटिंग के लिए बनाया ही नहीं गया था लेकिन तुम मेरी वजह से उसमें फंस गई हो। सेल तुरंत उससे कहता है कि तुम गलत हो, लड़ाई से मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का लगता है कि जब मेरे पास जोरन को मारने का मौका था जो कि एक इविल डीमन था जिसने कि एल्व्स को नुकसान पहुंचाया था और तब भी मैंने उसको मारने में हिचकिचाहट दिखाई। उस वक्त मैं जम गई और पैनिक हो गई। वो कहती कि शायद से मैं एक अच्छी लामिया नहीं हूँ। डोनल्ड उससे कहता है कि मुझे भी हमेशा लगता है कि लामिया हमेशा कोल्ड और क्रूअल होती है लेकिन ये सब बात तो बहुत ही झूठ है जब से मैं तुमसे मिला हूँ। डोनल्ड सेल से कहता है कि अगर तुम वैसे ही लामिया होती जैसा कि मैंने सुना है तो मैं तुम्हें विलेज कभी भी लेकर नहीं आता। ये सुनकर सेल थोड़ी सी शर्माती है और उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। डोनल्ड उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे वैसे ही पसंद हो जैसे कि तुम हो। उसके बाद डोनल्ड सेल को एक छोटा सा पेंडेंट देता है। जैसे ही सेल उस पेंडेंट को हाथ में लेती है उसे उसमें से एक जबरदस्त मैजिक फील होता है। वो डोनल्ड से पूछती है कि ये क्या है। डोनल्ड उससे कहता है कि एक गुड लक का चार्म है जो कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। ये कैसे बनाया गया वो उसे ये नहीं बताता है, बस इतना कहता है कि मैंने इसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की विश के साथ बनाया है। फिर वो ऑर्नामेंट सेल की कलाई पर बांध देता है और कहता है कि तुम्हें ये कल के बैटल में प्रोटेक्ट करेगा। सेल ये सुनकर थोड़ी सी बेटर फील करती है और दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से क्रिस आती है और दोनों पर ब्लैंकेट डालकर कहती है कि अगर तुम लोग बाहर ऐसे ही बैठे रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर क्रिस ये भी कहती है कि तुम लोग इतनी ब्यूटीफुल सीनरी को गेट कीप कर रहे हो, मुझे भी शेयर करने दो। डोनल्ड और सेल उसको भी अपने ब्लैंकेट और व्यू में वेलकम कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सेल भी अचानक से खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि वो इस पीसफुल विलेज को प्रोटेक्ट करेगी और इस बैटल में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी। उसके बाद वो थक कर तुरंत सो जाती है। डोनल्ड पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है और फिर कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कभी सुना। क्रिस उसकी बात मान लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉरेस्ट डिवर्स की कंबाइंड फोर्स इकट्ठा होती है और गियो उन्हें एक इमोशनल वेप दे देता है। सब वॉरियर्स डीमन से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और फिर लोग डीमन गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले ही ओलिविया ने डोनल्ड और उसके साथियों को डीमन गेट के फंक्शनिंग के बारे में बताया था। एक मेन गेट होता है और उसके पास 3 छोटे गेट भी होते हैं। फॉरेस्ट डिवर्स एक ही गेट को हैंडल करेंगे और गियो की स्पेशल फोर्स एश्योर करेगी कि डोनल्ड और उसके दोस्त बिना फाइट के मेन गेट तक पहुंच सके ताकि वो सब अपनी टॉप कंडीशन में रहे। जब वो सब लोग कैरिज में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अचानक कैरिज फॉरेस्ट के बीच में रुक जाती है। डोनल्ड तुरंत सेंस करता है कि आसपास डीमन है। ये सुनकर सेल कैरिज से उतरकर बाहर जंप कर देती है और कहती है कि
डोनल और क्रिस आगे बढ़ो और मैं गियो की टीम के साथ यहाँ डीमन को रोक लूंगी। वो उन्हें कहती कि मेरे लिए टेंशन मत लेना, मैं ठीक रहूंगी। डोनल उसकी डिटर्मिनेशन को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि खुद को ज्यादा पुश मत करना। कैरिस तेज गति से आगे निकल जाती है। सेल अपनी कलाई पर बंधे प्रोटेक्टिव चार्म को देखती है और वादा करती कि इस बार वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी। दूसरी तरफ डीमन भी फॉरेस्ट डिवॉल्व के प्रिमेटिव अटैक के लिए रेडी होते हैं। जॉर्ज एक छोटे गेट को गार्ड कर रहा होता है और वहाँ एक बड़ा सा आर्मी ऑफ फॉरेस्ट रेजिडेंट आकर उसके साथ फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ राफिया भी ईयरली वेट कर रही होती है कि कोई उसके पास आए और थोड़ी देर बाद डिया और डोरा वहाँ अकेले ही आ जाती है। डिया डोरा अनाउंस करती है कि वो आयशा को खुद से मारने वाली है। ये सुनकर डीमंस धीरे से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें टोर्मेंट करने में बहुत ही मजा आएगा। एक और गेट पर गियो और उसकी ट्रोप्स जरोन का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी मैजिक और एरो उस आर्मर्ड डीमन पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही होती है। तभी अचानक सेल वहाँ पर आ जाती है और सबको साइड होने के लिए कहती है। वो अपनी पावर यूज करके हवा में बड़े बड़े रॉक्स को बनाती है और उन्हें जरोन पर गिरा देती है। रिजल्ट देखकर वो खुद बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को कभी इतना पावरफुल महसूस नहीं किया था। एल्स भी उसकी पावर को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और उससे पूछती है, क्या तुम मेन गेट पर नहीं जा रही हो? सेल कहती कि मैं मेन गेट डोनल और क्रिस के लिए छोड़ रही हूँ। तभी जरोन सारे रॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो सेल से कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी मैजिक है और इसे खाना बहुत ही मजेदार होगा। इस पर सेल उसे जवाब देती है कि मैं भी तुम्हें पूरा निगल जाऊंगी। अब ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं या कुछ और करने वाले होते हैं, ये अब क्लियर नहीं हुआ है। और उधर डोनल और क्रिस भी मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। क्रिस को सेल की टेंशन होती है। डोनल कहता है कि सह से उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन को देखकर मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ और मैं उसे इनकरेज करना चाहता हूँ। ये सुनकर भी अभी क्रिस वोरिड होती है और वो सोचती है कि मुझे वापस जाकर सेल की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन डोनल उसे रोक लेता है। डोनल उसे समझाता है कि मैंने सेल को एक स्पेशल मैजिक स्टोन दिया है जो कि उसकी हेल्प करेगा। तुम्हें अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करना होगा। ये सुनकर क्रिस थोड़ी सी काम हो जाती है, लेकिन फिर से टेंशन लेने लगती है। तभी कैरिज ड्राइवर उन्हें बताता है कि अब वो अगले माइनर गेट के पास पहुंचने वाले हैं, जहां गोर्ज स्पाइडर पीपर और वेयरवुल्फ से खेल रहा होता है। क्रिस ड्राइवर को कहते कि तुम हॉर्सेस को सेफ निकाल लो, क्योंकि मैं कैरिज को डीमन पर स्लैम करने वाली हूँ, ऐसे कि डोम टैटो भी प्राउड हो जाए। और डोनल से कहते कि तुम मेन गेट की तरफ जाओ, और फिर अपनी कैरिज को हाई स्पीड में गोर्ज की तरफ ले जाती है। लास्ट मोमेंट पर एक ड्रिफ्ट मारकर वो कैरिज को गोर्ज की तरफ टकरा देती है, बिना हॉर्स को हट किए। गोर्ज अपना बैलेंस लॉस कर देता है और तभी क्रिस उस पर एक पावरफुल स्ट्राइक करके उसे नीचे गिरा देती है। पीछे खड़ी एक इराकियन लड़की ये सब देखकर अपने आप को थोड़ा सा लेस्बियन फील करने लगती है, लेकिन क्रिस उससे कहती है कि तुम अपने दोस्तों को लेकर बैटलफील्ड से निकल जाओ। गोर्ज फिर खड़ा हो जाता है और क्रिस की तरफ देखकर कहता है कि मैं इस रीमैच का इंतजार कर रहा था। क्रिस अपनी मैजिक शॉट की पावर को अवेकन करती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गोर्ज उस पर चार्ज करता है, लेकिन क्रिस उसके अटैक को डोज करके ऊपर लीप करती है और एक पावरफुल बो देती है, पर डीमन उसे ब्लॉक कर लेता है। दोनों के बीच स्ट्राइक एक्सचेंज होता रहते हैं और फाइनली क्रिस गोर्ज के हेड पर स्ट्राइक करती है, जिससे कि उसके हेलमेट में एक क्रैक आ जाता है। दूसरी तरफ रिया अभी तक गो मंकी को थकाने के लिए सिर्फ डीमन आंट्स भेज रही होती है, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाती है और ग्राउंड के क्रीपी टेंटिकल्स वाइन को समन करती है, जो कि उन दोनों के आसपास एक डोम बना देते हैं। राफिया कहती है कि हम बिना किसी इंटरफेयर के फाइट करेंगे और अपना ब्लैक मिस्ट रिलीज करती है। डियाडोरा एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज से उस मिस्ट को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रैन अपनी अब्जॉर्ब्ड फ्लावर स्पिरिट का पावर यूज करके एक बड़ा सा अटैक उस पर थ्रो करती है। डियाडोरा थोड़ा सा डैमेज लेती है और अगले अटैक को डोज करती है, लेकिन ब्लास्ट इतने ज्यादा होते हैं कि वो सब हैंडल नहीं कर पाती। रिया उसकी वाइन को अपने ब्लैक मिस्ट से बहुत ही सारे टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है कम ऑन, मुझे इंटरटेन करो। ये देखकर डियाडोरा अपना रियल पावर यूज करने का डिसीजन लेती है। वो ब्लैक रोज वाली वाइन को समन करती है और उसके बॉडी से एक काला ऑरा निकलने लगता है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये पावर दोबारा से यूज करनी पड़ेगी, लेकिन रिया ने मुझे मजबूर कर दिया। राफिया तुरंत समझ जाती है कि डियाडोरा की असली पावर बिल्कुल उसके जैसी है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब दोनों डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लाइफ फोर्स सक करने में। दोनों एक दूसरे की तरफ अपना डार्क मिस्ट शूट करने लगते हैं, लेकिन राफिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलती है और डियाडोरा को अपने मिस्ट में गिरा लेती है और उसकी पावर ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ बोलती हो पर अंदर से बहुत ही वीक हो। राफिया डियाडोरा की मैजिक का टेस्ट एंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी उसके गाल में एक शार्प पेन होता है और वहाँ से एक ब्लैक रोज ग्लो हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाती है और उसके बॉडी से और भी वाइन निकल कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्क्वीज करने लगते हैं। रोज की वाइन उसे स्ट्रगल करने लगती है और डियाडोरा कहती
कहती कि हमारी फाइट का रिजल्ट तो कल ही डिसाइड हो गया था। वो एक्सप्लेन करती कि कल जब मैंने तुम्हें हिट किया था और तुम्हारी चेक को कट की थी, तभी मैंने एक छोटा सा ब्लैक रोज सीड तुम्हारे अंदर प्लांट कर दिया था, और आज जब तुमने मेरी मैजिक को ऑब्जर्व करनी शुरू की है तो वो सीड तुरंत जर्मिनेट होकर ग्रो हो गया। रिया दर्द से चिल्लाती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन डियाडोरा उस पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाती और अपनी रोज वाइन से उसे क्रश करके खत्म कर देती है। जैसे ही वो लड़की मर जाती है, वाइन डीमन खत्म हो जाता है, लेकिन डियाडोरा ने अपनी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा यूज कर ली होती है। वो ग्राउंड पर गिर जाती है और डीमन आंट्स उसको घेर लेते हैं। उसके मन में आता है कि अब शायद से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अचानक स्काई से एनर्जी ग्रो होने लगती है और एक ही बार में सभी डीमन आंट्स खत्म हो जाते हैं। डियाडोरा ऊपर देखती है और बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि डोलन स्काई में फ्लाई कर रहा होता है और उसके बॉडी से ड्रैगन के विंग्स निकल रहे होते हैं। डोनल नीचे आता है और डियाडोरा के लिए एक हीलिंग मैजिक सर्कल कास्ट करता है। उसके बाद वो डीमन गेट को अपनी पावरफुल ऑफेंसिव मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देता है। डियाडोरा उसको थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई, और फिर वो पूछती है क्या तुम सच में ह्यूमन ही हो ना। डोनेल अपने विंग्स की तरफ देखता है और कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ एक ड्रैगन की थी, इसलिए मेरी सोल अब भी एक ड्रैगन की है। ये सुनकर डियाडोरा और भी शौक हो जाती है कि वो असली में एक ड्रैगन इनकार्नेट को देख रही थी। वो उठने की कोशिश करती है क्योंकि वो डोनल की फाइट में हेल्प करना चाहती है, पर डोनल उससे कहता है कि वो अकेला ही इस फाइट को जल्दी खत्म कर सकता है। डियाडोरा उसे सेडोस करने की कोशिश करती है अपने जंक्स दिखाकर, लेकिन डोनल एकदम से अनफेज्ड रहता है, एक टोटल सिग्मा जैसे। आखिर में डियाडोरा हार मान जाती है और उसे बस इतना कहती है ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने अपनी पावर पर कंट्रोल लूज किया तो तुम पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। डोनल कहता है कि वो केयरफुल रहेगा और फिर वो उड़कर चला जाता है। दूसरी बैटलफील्ड पर एल्फ्स फाइट कर रहे होते हैं और जरेन, गियो और थियो एक इंजर्ड सेल की केयर करते हैं। उसकी टेल एक शार्प ब्रांचेस में घुस गई होती है। सेल बेहोश होने वाली होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि थियो इतना वॉरिड क्यों है। तभी उसकी नजर अपने टेल पर पड़ती है। वो फ्रीक आउट हो जाती है और गियो तुरंत उसकी टेल से स्पाइक को निकाल देता है। वो पेन रिलीफ स्पेल को कास्ट करने वाला होता है, पर तभी डोलेन ने जो कि मैजिक स्टोन सेल को दिया था वो एक्टिव हो जाता है और उसका वाउंड तुरंत हील हो जाता है। ये देखकर दोनों एल्फ्स बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि जरोन उनकी तरफ आ रहा है। फिर थियो सेल को कहता है कि सीधा भाग जाओ, पीछे मत देखना है, ऐसे तुम फॉरेस्ट के बाहर निकल जाओगी। लेकिन सेल मना कर देता है क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर अकेली सर्वाइव नहीं करना चाहती। इधर दूसरी तरफ क्रिस की इंटेंस फाइट चल रही होती है जॉर्ज के साथ। वही जॉर्ज जो कि एक रेड डीमन है। क्रिस उसे बार बार हिट करती है और वो क्लियरली ज्यादा स्किल्ड होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डीमन तुरंत हील हो जाता है। फिर वो डीमन क्रिस को कहता है कि तुम्हारी पावर एक्चुअली वैसे ही है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक सुपर ह्यूमन से। ये सुनकर क्रिस गुस्से में आ जाती है और उससे पूछती कि इसका मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। डीमन हंसी करता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें खुद ये नहीं पता है कि तुम एक्चुअली हो क्या। फिर वो समझाता है कि सुपर ह्यूमंस एक बहुत ही रेयर ब्रीड होते हैं जो कि नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल लोग उन्हें हमेशा फियर और डिसगस्ट के साथ ही देखते हैं क्योंकि वो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। जॉर्ज की बात सुनने के बाद क्रिस के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है जो वो कभी याद ही नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, जो वो कभी याद ही नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तब जॉर्ज कहता है कि सुपर ह्यूमन ने पहले डीमंस, इविल गॉड्स और हता की सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन गॉड तक को मार डाला था। ये सुनकर क्रिस बहुत ही शौक हो जाती है। जॉर्ज फिर से रिपीट करता है कि जिस हीरो ने ड्रैगन गॉड को मारा था वो एक सुपर ह्यूमन ही था। ये सुनकर क्रिस को एक पुराना सॉन्ग याद आ जाता है जो हीरो और ड्रैगन के बारे में था, और इसी के साथ सुपर ह्यूमन की डिटेल्स सुनते ही उसके अंदर की लेटेंट पावर अवेकन हो जाती है। क्रिस तुरंत चार्ज करके गोर्ज पर अटैक करती है और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ वो आर्म और लेग स्लैश कर देती है। ये देखकर जॉर्ज समझ जाता है कि वो ये फाइट नहीं जीत सकता। वो हार मानकर कहता है कि मुझे बस इतना ही जानना है उस दिन ड्रैगन को कैसा लगा होगा जब हीरो ने उसे बेट्रियल करके मार डाला होगा। ये कहने के बाद क्रिस उसका हेड स्लैश कर देती है और जॉर्ज वैनिश हो जाता है। उसके बाद क्रिस सोचने लगती है उस सॉन्ग के बारे में जिसमें कहा गया था कि हीरो और ड्रैगन दोस्त थे, लेकिन सच तो ये होता है कि हीरो ने अपने दोस्त को ही धोखा देकर मार डाला था और ड्रैगन ने शायद से अपनी मौत तक इस हीरो से नफरत की होगी। इधर दूसरी तरफ डोनल्ड फाइनली मेन गेट तक पहुंच जाता है जहाँ पर जॉर्ज उसका वेट कर रहा होता है। जॉर्ज डोनल्ड को देखकर ब्लॉक करता है और कहता है कि जब से उसने गॉड की वॉर में उसे देखा है तब से उसकी ख्वाहिश थी कि वो डोनल्ड से फाइट करे। डोनल्ड उससे कहता है कि अगर तुम मेरी ट्रू फॉर्म में जाते हो तो तुम अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो, मुझसे लड़ना सुसाइड ही होगा। पर जॉर्ज मुस्कुराता है और कहता है मैं एक बैटल जीनियस हूँ, तुम अपनी ह्यूमन बॉडी में हो और शायद से मैं तुम्हें हरा भी सकता हूँ, और वैसे भी तुम इस फॉरेस्ट में अपनी फुल पावर का यूज भी नहीं कर सकते हो। चलो डीमन रिले में चलते हैं जहाँ पर तुम बिना किसी रोक टोक के अपनी असली पावर को दिखा सकते हो। डोनल्ड उसकी बात मान लेता है और दोनों डीमन रिले में चले जाते हैं अपनी फाइट फिनिश करने के लिए। इधर दूसरी तरफ थियो
फिर से सेल को कहता है कि तुम सीधा भाग जाओ और पीछे मत देखो, लेकिन सेल अपने दोस्तों को छोड़कर भागना नहीं चाहती। वो एल्फ्स के साथ फाइट करने के लिए रुक जाती है, पर अंदर से वो बिल्कुल डर रही होती है। सेल रो देती है और वो सोचती कि अपनी एनिमी को सीरियसली हर्ट ही नहीं कर पाती। उसका मन फाइट करना चाहता है पर उसकी बॉडी उसकी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करता। बाहर एल्फ्स जोरन के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। गियो अपने वाइन से जोरन का हाथ बांधता है और जैसे ही वो फ्री होता है गियो एक एरो सीधा उसके जॉइंट पर दे मारता है। साथ ही एक और एल्फ लाइटनिंग अटैक करता है जिससे कि जोरन को और डैमेज होता है। ये देखकर जोरन उनकी कोऑर्डिनेशन को प्राइज करता है, लेकिन वो कहता है कि इस लेवल का अटैक पावर मुझे हरा नहीं सकता। तभी अचानक उसका स्टमक बदलकर 6 टेंटिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिनके एंड्स पर शार्प स्पाइक होते हैं। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक हो जाते हैं और जेरोन कहता है कि वो अपने पूरे बॉडी को अपने हिसाब से अलर्ट कर सकता है। उसका आर्मर और हेलमेट भी उसी की बॉडी का पार्ट है। जेरोन अपने टेंटिकल से एल्फ्स पर अटैक करता है और उनकी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सेल तुरंत उनकी तरफ क्रॉल करने लगती है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी पेन में ही होता है। फिर भी अब वो मूव कर सकती है। वो डोनाल्ड का दिया हुआ मैजिक स्टोन देखती है और दिल से उससे कहती है कि मुझे स्ट्रेंथ दो ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। इधर जेरोन ने सभी एल्फ्स को हरा दिया होता है। उसने गियो को पकड़ कर रखा होता है और कहता है कि क्या बस इतना ही कर सकते हैं तुम्हारे लोग। ये कहकर ओ उसे दूर फेंक देता है। जेरोन फिनिशिंग वो देने वाला होता है कि तभी सेल वहां पर आ जाती है और उसको स्ट्रॉन्ग मैजिक चैन से बांध देती है। सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसे देखकर जेरोन हंसी करता है और कहता है कि एल्फ से ज्यादा मजा तुम्हें लड़ने में आएगा। वो चैन्स को तोड़ देता है और अपने टेंटिकल सेल की तरफ भेजता है, लेकिन सेल अपने मैजिक स्नेक समन करती है जो कि टेंटिकल्स को काट लेता है। जेरोन बहुत ही इरिटेट होकर सीधा अटैक करने वाला होता है, पर सेल अर्थ से एक जायंट फिस्ट को समन करती है और उसे जोर से मारकर दूर फेंक देती है। फिर वो थियो और बाकी सभी एल्फ से कहती है कि मेरे पास अब भी इतना ज्यादा माना है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। एल्फ तुरंत भाग जाता है और जेरोन खड़ा हो जाता है अपना पूरा डिमोनिक ऑरा रिलीज करके। सेल एक साथ रोक को समन करके उसे दबा लेती है, लेकिन जेरोन आसानी से उन्हें निकाल लेता है। सेल एक पावरफुल स्पेल चैंट करने की कोशिश करती है और जेरोन उसे रोकने के लिए उसकी तरफ से तेज स्पीड में भागता है, लेकिन डोनाल्ड का मैजिक स्टोन उसको मैसिव पावर बूस्ट कर देता है। उसकी मैजिक आइस और ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो डीमन नाइट को भी वहीं पर रोक देती है जब तक वो अपना स्पेल कंप्लीट नहीं कर लेती। अब सेल 5 स्नेक समन करती है जो कि जेरोन पर अटैक करते हैं। जेरोन उनसे फाइट करता है और उनकी ग्रिप निकल जाती है, लेकिन सेल मैजिक स्टोन से और ज्यादा पावरफुल खींच लेती है और वो 5 स्नेक्स फ्यूज होकर एक जायंट ड्रैगन हेड बन जाते हैं। ये देखकर जेरोन कंप्लीटली शॉक हो जाता है और उसी वक्त ड्रैगन हेड उसे काट लेता है और जेरोन की लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ डीमन रिले में डोलन और जोर्ग फाइट कर रहे होते हैं। डोलन अपने लेफ्ट हैंड को ड्रेनोकिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो और ज्यादा विंग्स निकाल लेता है ताकि अपनी फुल स्पीड को अनलेस कर सके। जोर्ग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि तुम सबसे पावरफुल ड्रैगन हो, जिनसे कि इविल गॉड भी डरते हैं। फिर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि उसके लिए ये फाइट सबसे एक्साइटिंग है। डोनाल्ड गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे चैलेंज करके अपनी मौत को लिख दी है, मैं तुम्हें एग्जिस्टेंस से ही डिलीट कर दूंगा। पर जोर्ग मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, इस फाइट का विनर मैं रहूंगा। वो पहले अटैक करता है लेकिन डोनाल्ड उसे पीछे धकेल देता है। तब जोर्ग लाइटनिंग और अर्थ मैजिक को कंबाइन करके एक पावरफुल स्लैश बनाता है, लेकिन डोनाल्ड इजिली उसे भी स्लैश कर देता है। और इसी वक्त सरफेस पर सेल, क्रिस और उडो एक साथ अल्टरनेट हो जाते हैं और इसी वक्त सरफेस पर सेल, क्रिस और बाकी सभी यूनिट हो जाते हैं। अपने एनिमीज को हराने के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें मेन गेट पर चलना चाहिए, लेकिन वहां पर पहले से ही ओलिविया होती है। जैसे ही वो जगह को खाली देखती है उसे समझ में आ जाता है कि डोनाल्ड डीमन रिले में चला गया है अपने लास्ट एनिमी को फेस करने के लिए। वहाँ ग्राउंड पर एक मैजिक सर्कल बना होता है और उसके अंदर एक मैजिक क्रिस्टल पड़ा होता है। जैसे ही फॉरेस्ट के 3 ट्राइब के लीडर्स वहाँ पर आते हैं, ओलिविया तुरंत उस क्रिस्टल को छुपा लेती है। ओलिविया उन्हें बताती है कि डोनाल्ड डीमन रिले में गया है डीमन नाइट से लड़ने के लिए। इस पर स्पाइडर मम्मी सजेस्ट करती है कि अभी मौका है, गेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि फॉरेस्ट सेफ रहे। लेकिन वियरवुल्फ इसे एक डिसऑनर बोलता है और फिर स्पाइडर मम्मी भी अपनी ट्राइब के लिए ये करने को रेडी होती है। तभी सेल और बाकी सब लोग भी गेट तक पहुंच जाते हैं। वो सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं कि एल्डर डोनाल्ड को सेक्रीफाइस करने का सोच रहे हैं सिर्फ विलेज को बचाने के लिए। एल्डर कहते हैं कि अगर डोनाल्ड हार गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सेल कॉन्फिडेंटली कहती है कि डोनाल्ड कभी नहीं हारेगा। क्रिस भी एग्री करती है और कहती है कि उसका गट फीलिंग कह रहा है कि डोनाल्ड जरूर जीतेगा। एल्डर फिर भी कन्विंस नहीं होता, लेकिन डिया, डोरा और गियो भी डोनाल्ड का सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारी जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सुनकर एल्डर मजबूर
हो जाते हैं दोबारा सोचने पर। सीन कट होता है डीमन रिलेम पर, जहाँ पर डोनाल्ड डीमन नाइट को कॉर्नर कर चुका होता है। डीमन नाइट अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करने लगता है, एक के बाद एक रैपिड स्लैश लॉन्च करता है, लेकिन डोनाल्ड उन सभी से बच जाता है। फिर गोर्ज एक बड़ा सा डार्क ब्लास्ट करता है और जवाब में डोनाल्ड अपना ड्रैगन ब्रीथ यूज करता है। दोनों के टकराने से एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। गोर्ज किसी तरह से बचता है और डोनाल्ड के पीछे आकर स्नैक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोनाल्ड तुरंत समझ जाता है और उसके दोनों हाथ से एक एक करके काट देता है और एंड में डोनाल्ड उसको खींचकर एक स्लैश कर देता है और कहता है कि ये बदला है उन सभी फॉरेस्ट डिवेट्स के लिए जो कि मर गए थे। मरने से पहले गोर्ज कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है और ड्रैगन के हाथ मरना उसके लिए एक बहुत ही बड़ा होनर है। ये कहकर वो वैनिश हो जाता है, लेकिन डोनाल्ड की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके पावरफुल अटैक की वजह से एक और डीमन उस पर नजर डाल देती है। वो हंसती है और कहती है ड्रैगन गॉड्स अभी जिंदा है, मैं फिर तुमसे खेल सकती हूँ। फिर भी डोनाल्ड बिना किसी प्रॉब्लम के सरफेस पर वापस आ जाता है। सेल उसे देखकर तुरंत भाग जाती है और उसको हक कर लेती है। उसके बाद सब लोग मिलकर डीमन गेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फॉरेस्ट वापिस से नॉर्मल हो जाता है। सब लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वापस विलेज में रात को एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। डोनाल्ड गियो और डिया के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है। तभी डोरा थियो वहाँ पर आती है और सेल और क्रिस के साथ, जो कि दोनों बैली डांस की तरह ड्रेस पहने हुए होते हैं। पार्टी के दौरान डोनाल्ड ओपनली उनकी तारीफ करता है और कहता है कि ऐसे ड्रेस में तुम दोनों बहुत ही ब्यूटीज को देखना मेरे लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है। तभी कुछ एल्फ गर्ल्स क्रिस को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि उन्हें उनके साथ और भी जानना था। उसके बाद थियो डोनाल्ड को हिंट देती है कि वो थोड़ा सा टाइम सेल के साथ स्पेंड करे। थियो की बात सुनकर डोनाल्ड सेल को डांस के लिए पूछता है और वो बहुत ही खुशी से एग्री कर लेती है। दोनों डांस करते हैं और सेल उससे कहती है कि वो तो बैटल के वक्त भाग ही जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने मैजिक स्टोन को टच किया जो कि डोनाल्ड ने दिया था, उसे ऐसा लगा कि डोनाल्ड उसके साथ है और उसको सपोर्ट कर रहा है। कुछ देर डांस करने के बाद सेल ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और डोनाल्ड की लैप में ही सो जाती है। तभी डोनाल्ड को एक पुराना फेमिलियर सॉन्ग सुनाई देता है। उसको क्यूरियोसिटी होती है कि कौन गा रहा है, इसलिए वो सेल को स्टेयर पर सुलाकर वोट्स में चला जाता है। वहाँ उसे क्रिस एक ब्रांच पर बैठी हुई मिलती है, जो कि एक ओल्ड सॉन्ग गा रही होती है, एक हीरो और एक व्हाइट ड्रैगन के बारे में जो कि इविल ड्रैगन को डिफीट करने से निकले थे। डोनाल्ड उसकी सिंगिंग को सुनकर बिल्कुल मिसमराइज हो जाता है और जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है वो क्लैप करता है। क्रिस उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। डोनाल्ड उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने बहुत ही ब्यूटीफुल गाया है। फिर वो पूछता है कि तुमने ये सॉन्ग कहाँ से सीखा। क्रिस उसे बताती है कि ये उनकी फैमिली में जनरेशन से पास होता आ रहा है। ये सुनकर डोनाल्ड कुछ रियलाइज करता है और फिर उससे पूछता है कि हीरो और व्हाइट ड्रैगन ने इविल ड्रैगन को हराने के बाद सॉन्ग में क्या गाया था। क्रिस कहते हैं कि सॉन्ग वहीं पर खत्म हो जाता है, उसके आगे का कोई भी लिरिक्स नहीं है। उसके बाद वो डोनाल्ड से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से हीरो और व्हाइट ड्रैगन का क्या हुआ होगा। डोनाल्ड कामली रिप्लाई करता है कि एक्चुअली ये मैटर नहीं करता कि एंड में क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए व्हाइट ड्रैगन ने अपनी दोस्ती को आखिर तक रिस्पेक्ट दिया था और वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगली सुबह डोनाल्ड और उसके दोस्तों की वापसी विलेज वानी की तैयारी होती है। ओलिविया उन्हें फॉरेस्ट सेव करने के लिए थैंक यू बोलती है और डोनाल्ड को एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। डोनाल्ड कहता है कि उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, लेकिन वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। ये सुनकर सेल, डिया और डोरा सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी डोरा आती है और डोनाल्ड को ब्लैक रोज के सीड्स देती है, जो मेडिसिनल वैल्यू में काफी ज्यादा रेयर होती है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता। अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो अचानक से डोनाल्ड को किस कर देती है। ये देखकर सब बहुत ही डम फाउंडेड हो जाते हैं, स्पेशली सेल, जो कि कंप्लेन करती है कि उसने तो अभी तक डोनाल्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद सब लोग विलेज वापस आ जाते हैं। डोनाल्ड उन सभी गर्ल्स से कहता है कि अपना लगेज घर में रखने के बाद विलेज चीफ को सारी रिपोर्ट देनी है। सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड अपने घर का दरवाजा खोलता है, एक हाथ उसके चेस्ट को प्रेस कर देता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है, अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोनाल्ड ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फ्रेश होकर अपने फील्ड चेक करने के लिए जाता है। वहाँ सेल उससे मिलने आती है। उसके बाद डोनाल्ड विलेज स्क्वायर में जाता है। वहाँ पर वो बच्चों को एक्सीडेंट ड्रैगन की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि सारे ड्रैगन एक ही सोर्स से पैदा हुए थे। पहला ड्रैगन गॉड। ये ड्रैगन तभी से एग्जिस्ट करता है जब दुनिया में लाइफ नहीं बनी थी। खुद गॉड्स भी उनके बाद आए थे। ड्रैगन गॉड ने देखा था कि गॉड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर उसे खुद को अकेला महसूस हुआ, इसलिए उसने डिसाइड किया कि और ड्रैगन्स बनाएगा। उसने अपने ही बॉडी को तोड़कर अलग अलग पावरफुल ड्रैगन क्रिएट किए। डोलेन उनके बारे में ब्रीफली बताता है और वो कहता है कि ड्रैगन गॉड के दिल और उसकी सोल सबसे पावरफुल ड्रैगन पैदा हुआ था। वो ड्रैगन खुद डोनाल्ड था अपने प्रीवियस लाइफ में, लेकिन डोनाल्ड इस टॉपिक को ज्यादा टच नहीं करना चाहता था। कहानी खत्म होते ही बच्चे भाग जाते हैं
और ड्रैगन्स को चूज करने लगते हैं, जैसे कि पैकमैन चूज कर रहे हो। वहाँ डियाडोरा और थियो भी होते हैं और डोनाल्ड से पूछते हैं कि क्या वो हमेशा बच्चों को ड्रैगन्स की कहानी सुनाता रहता है। डोनाल्ड कहता है कि कभी कभी ही सुनाता है, क्योंकि बच्चों को सुनना पसंद है। वैसे उसने पहली बार ये अपने छोटे भाई के लिए करना स्टार्ट किया था। उसके बाद अब सब विलेज मार्केट में वापस से आते हैं, अब जब वो पहले से बहुत ही बड़ा और परक्रियस हो गया है, क्योंकि फॉरेस्ट डिवर्स अब यहाँ पर ट्रेड करने आते हैं। डियाडोरा कहती है कि ये सब डोनाल्ड की वजह से पॉसिबल हुआ है, उसकी वजह से फॉरेस्ट लोग और विलेज के बीच के ट्रेड खुल गया है और अब सब कहते हैं कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स हमारे लिए हीरोज जैसे हो। तभी एक एल्फ भागकर डोनाल्ड के पास आता है और कहते हैं कि क्या उसे हैंडशेक कर सकता है। उसके बाद कुछ एल्फ गर्ल्स क्रिस के पास आती हैं, क्योंकि उनकी गर्ल क्रश है ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन डियाडोरा उन्हें समझाती है कि उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। जैसे ही एल्फ चले जाते हैं, डियाडोरा क्रिस को टीज करने लगती है कि तुम अपने फैंस के सामने साय हो जाती हो। सेल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डियाडोरा ब्लैक रोज की खुशबू का यूज करके उसे सेड्यूस करने लगती है। उसके बाद सब लंच के लिए रुकते हैं। लंच के टाइम सेल डोनाल्ड को कन्विंस करती है कि वो उसके साथ और नाइट के साथ चलो थोड़ा हंटिंग करने। डोनाल्ड थोड़ा रिलूसेंट होता है, पर वो फॉरेस्ट के अंदर के साथ चला जाता है। डोनाल्ड थोड़ा सा रिलूसेंट होता है, पर वो फॉरेस्ट के अंदर उनके साथ चला जाता है। सेल कहती कि उसके पास में एक आर्मर्ड बियर का सेंस हो रहा है। सेल कहती कि उसके पास में एक आर्मर्ड बियर का सेंस हो रहा है। फिर उसके कैप पर अटैक कर देती है ताकि बियर बाहर आ जाए। जैसे बियर बाहर आता है, बलियान और बाकी सभी नाइट्स तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके कब को भी किल करने लगता है, डोनाल्ड उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। डोनाल्ड गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है आर्मर्ड बियर को मारने का, क्योंकि ये तुम पर अटैक नहीं करेगा। वो उन्हें समझाता है कि फॉरेस्ट के एनोमली खत्म हो चुका है, अब मॉन्स्टर अपने टेरिटोरी में पीसफुली वापस जा सकते हैं। लेकिन बलियान उसकी बात को नहीं मानता और बोलता है कि रुक जाओ, सारे मॉन्स्टर डेंजर होते हैं और विलेज को बचाने के लिए हमें उन्हें हंट करना ही होगा। डोनाल्ड नाइट्स को लीड करता है और जब वो कंफ्यूज होता है, सेल उससे कहती कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे मॉन्स्टर इंसेक्ट्स जैसे कि वर्थलेस हैं। ये सुनकर डोनाल्ड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसके क्रॉप्स मुरझाए हुए हैं। तभी वहाँ पर रेड हेड लवली आती है और वो पूछती है कि तुम क्रॉप्स देख रहे हो जबकि तुम जल्दी जाने वाले हो। डोनाल्ड समझ नहीं पाता है कि वो क्या कह रही है, तो लवली बताती है कि ओल्ड हैंग ने डिसाइड किया कि अब विलेज के सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और वहाँ जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। ये सुनकर डोनाल्ड बहुत ही चौंक जाता है और समझ नहीं पाता है कि ओल्ड विच ऐसा क्यों कह रही है। वो तुरंत ओल्ड हैंग से बात करने लगता है और देखते है कि वो विलेज एल्डर के साथ मीटिंग में है। वो पूछते हैं क्या आप लोग सच में विलेज को डिस्बैंड करने और सबको भेजने वाले हो। एल्डर कहते कि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। डोनाल्ड उनके डिसीजन को चैलेंज करता है और कहता है कि हमारी बॉन्ड्स की पावर सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन विलेज हेड कहते कि डोनाल्ड इस जगह से नफरत करता है, क्योंकि यहाँ पर वो पोस्ट पर नहीं कर सकते। बाकी सब भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि विलेज एक शिटी जगह है। डोनाल्ड ये सुनकर फ्रीक आउट हो जाता है और वो सोचते हैं कि क्या मैं ही था जो कि विलेज से प्यार करता था। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि एक कपल अपने बच्चों के साथ अर्ली विलेज छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड उनके लिए बेस्ट विशेष देता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को होल्ड करने की कोशिश करता है, उसकी माँ उसे वापस ले लेती है। डोनाल्ड उनके एक्शन से चौंक जाता है, लेकिन वो उन्हें जाते हुए देखता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो यहाँ पर रुकेगा और विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी देर के बाद उसका फैमिली भी विलेज छोड़ने के लिए तैयारी करता है। उसकी माँ उसे हक करती है और कहती है तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेला भी मैनेज कर लोगे। जैसे ही उसके फैमिली वहाँ से चले जाते हैं, क्रिस वहाँ पर आती है और डोनाल्ड को पैथेटिक बोलती है, क्योंकि वो अकेला ही विलेज में रुकने वाला है। उसके बाद डोनाल्ड विलेज में जाता है और देखता है कि सब हाउस खाली है, सिर्फ सेल का हाउस छोड़कर। वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि सेल उसके लिए सूप प्रिपेयर कर रही है। वो कहती है चीयर अप, मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट हो। लेकिन डोनाल्ड नोटिस करता है कि उसके सेल्स भी खाली है। जैसे ही सेल रीजन बताने वाली होती है, डोनाल्ड एक लाउड एक्सप्लोजन सुनता है अपने घर के डायरेक्शन से। वो तुरंत हॉर्न से अपने घर की तरफ भागता है। उसका घर आग में जल रहा होता है और क्रिस वहीं पर होती है। वो क्लाउडली स्मिरिक करती है और कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि विलेजर्स भी मेरे साथ है। डोनाल्ड डेवेस्टेटेड हो जाता है ये देखकर। क्रिस कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम इतना एडमेंटेड हो विलेज में रुकने के लिए, क्योंकि तुम्हारा घर है। अब जो तुम्हारे पास घर ही नहीं रहा तो तुम्हें लिव करना ही पड़ेगा। डोनाल्ड कहता है कि अब भी वो विलेज को नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्रिस डिसाइड कर लेती कि उसके फ्रेंड को जला देगी। डोनाल्ड उसे रोकता है और फिर सेल की तरफ देखता है ताकि उसके साथ बाकी सभी लोगों को समझा सके। लेकिन सेल अपना सामान ऑलरेडी चेक कर चुकी होती है, क्योंकि वो भी एक जर्नी पर जा रही होती है। डोनाल्ड ये सब सुनकर बिलीव नहीं कर पाता और उसकी आवाज ब्रेक हो जाती है। जैसे वो पूछता तुम ये कैसे कर सकती हो। डोनाल्ड उसे बैगिंग करने लगता है, हमने साथ लड़कर विलेज में रुकने के लिए फाइट किया,
तुम बस रहो ना। लेकिन क्रिस उससे कहते कि स्टॉप लाइकिंग ए पैथेटिक सिंप, हम तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहते क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो। डोनल ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है और वो पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला मेरा सीक्रेट। क्रिस कहते कि तुम जैसे बीइंग्स ह्यूमन मैटर में इंटरफेयर करते हो तो ह्यूमंस सफर करते हैं। डोनल अपनी नी पर गिर जाता है और सब लोग उसे छोड़कर जा चुके होते हैं और वो नहीं समझ पा रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो खुद को एक बॉटमलेस सी में डूबता हुआ महसूस करता है। सोचता है कि गलती कहाँ हुई, मैंने तो सिर्फ विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहा था। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है, तुम्हारी फीलिंग वन साइडेड था। ह्यूमंस तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे तुम उनको डिफेंड ही क्यों न करो। तुम बस अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे थे ह्यूमंस तुम्हें एक्सेप्ट करें, लेकिन एंड में उन्होंने तुम्हारी ट्रुथ को दिखा दी और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम पैथेटिक हो क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए दुनिया को गुड बाय कह रहे हो जैसे कि एक क्राउड। और नेक्स्ट मोमेंट डोलन अपनी आईज खोलता है और वापिस से ड्रैगन में चला जाता है। वो अपने आप को वोल्केनो में पाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था और वो सोचता है कि क्या मेरी 16 साल की लाइफ ऐसा ह्यूमन सिर्फ एक ड्रीम थी। विमेन की आवाज सुनाई देती है, हाँ ये सच है, एक ड्रीम था। अब तुम्हें अपना रोल एक्सेप्ट करना चाहिए एज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। डोनल फिर से शकीन होता है लेकिन तभी सेल की आवाज सुनाई देती है। ड्रैगन को देखकर वो मार्वेल कर रही होती है। वो कहती है ये ड्रैगन सच में डोलन जैसा लगता है और फिर कहती है ये जगह ड्रीम जैसा लग रहा है। विमेन की आवाज कंफ्यूज्ड हो जाती है, सेल कैसे टेरिटोरी में आ गई। लेकिन जैसे ही सेल डोनल के पास पहुंचती है और उसको आइडेंटिफाई करती है, अनसर्टनी की मिस्ट वैनिश हो जाती है। डोनल पूछते कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। सेल रिप्लाई करती है, जब मैंने सोया लास्ट चीज जो कि मैंने सोची थी वो तुमसे अगले दिन मिलने के लिए, इसलिए मेरी ड्रीम्स ने मुझे यहाँ पर ले आया। डोनल उसमें होप देख पाता है और पूछता है तुम सच में मुझे जानती हो। सेल आर्फिन करती है और उसे बताती है कि कैसे वो मिले थे और तब कैसे डोनल ने उनकी हेल्प की थी ताकि वो सारी विलेजर्स का एक्सेप्टेंस जीत सके। वो अपनी एडवेंचर के बारे में बात करती है कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट को डीमन से बचाया था। वो डोलन से कहती है कि तुम ही सोलिड डोलन हो। उसे तब पता चलता है। फिर वो कहती है कि वो उसके और करीब आना चाहती है। डोनल उसे उठाता है और वो उसके बॉडी से चिपक जाती है। कहती है कि तुम सच में बहुत ही बड़े हो। डोनल उसको थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे रेस्क्यू करने के बारे में सोचा। फिर सेल अचानक थोड़ी सी स्लीपी फील करने लगती है। डोनल उससे कहता है कि अब रेस्ट करो, हम जरूर कल मिलेंगे। और जैसे ही वो सो जाती है वो वैनिश हो जाती है। इसके बाद डोनल अपनी अटेंशन उस पर डालता है जिसने उसे वो हॉरिबल ड्रीम दिखाया था। इसके बाद डोनल अपनी अटेंशन उस पर डालता है जिसने की उसे हॉरिबल ड्रीम दिखाया था। वो कहता है कि वो बाहर आए और फिर से वोल्केनो के वॉल से फोम निकलती है। डोनल कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिस्ट्रक्शन और ओविलियन की गॉडेस को इतने टाइम के बाद और अपनी आर्क एनिमी भी देखूंगा। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे, और इविल गॉडेस कहती है कि वो डीमन हिलेम से आई है सिर्फ मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। डोनल कहता है कि तुमने मुझे काफी बड़ा नाइटमेयर दिखाया है। और कैरवेन कंप्लेन करती है कि उसके पास पूरा हक था ये करने का क्योंकि मैंने उसे अबेंडन किया था जैसे कि बाकी ड्रैगन्स और गॉड्स जो कि अपनी लॉन्ग लाइफ एंड में करते हैं। वो कहती है कि तुमने कैसे ऐसा कर दिया। डोनल कहता है कि तुम सही हो और मैंने सच में अपनी लाइफ ऐसा ड्रैगन छोड़ दी थी, लेकिन ह्यूमन के रूप में दोबारा से जन्म लेने और इतने लोगों से मिलने के बाद जो मुझे केयर करते हैं मैंने सच सीख लिया। वो डिक्लेयर करता है कि जब मैं ड्रैगन था तब मुझे जीने का रिसोल्व नहीं था, लेकिन अब ह्यूमंस के रूप में मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीऊंगा और हार्डशिप के सामने कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। कार्व उस पर लाउज करती है और कहती है कि अब तुम चीजी डायलॉग बोलना सीख चुके हो, लेकिन वो इतना इजी तुम्हारा चाहा हुआ नहीं देने वाली है। वो डिक्लेयर कहती है कि तुम अब भी ड्रीम में हो जो कि उसका डोमेन है और यहाँ पर वो इनविजिबल है। वो अचानक ग्राउंड को स्प्लिट कर देती है और मैग्मा से वो एक एल्ड्रिज हॉरर को ड्रैगन को समन करती है जिसे पहले डोनल और हीरो बहुत ही ट्रबल किया था। डोनल उसे कंप्लीट मोनोलिक बोलने भी नहीं देता और टेल से उस पर उसकी इविल ड्रैगन को हिट कर देता है और फिर अपना मोक पंच चार्ज करता है जिससे कि वो होल ब्लास्ट कर दे। इविल ड्रैगन उस अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और डोनल कहता है कि मुझे अपनी आंखों को टॉयलेट क्लियर से धोना पड़ेगा ताकि ये इमेज माइंड से निकल जाए। वो कार्व से कहता है कि चलो जाओ और फिर एक और पंच से हिट करता है। वो सॉरी बोलने की कोशिश करती है लेकिन बहुत ही लेट हो चुका होता है और वो अटैक को ईट कर लेती है। समहाउ सरवाइव कर जाती है और फिर रोना स्टार्ट करती है। कहती है कि ये अनफेयर है, इतने स्ट्रॉन्ग हो इवन रीइंकार्नेशन के बाद। डोनल उससे कहता है कि मेरी सोल वही है चाहे मैं अब ह्यूमन ही हूँ और रिवील करता है कि इविल गॉड्स ने उस पर इंटरनल रीइंकार्नेशन का कर्स लगा दिया है, मतलब हर रीबर्थ के बाद उसकी सोल थोड़ी सी डिग्रेड होगी और एंड में वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी। वो ये सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमिटी के बावजूद वो डोलन को एक फ्रेंड
के साथ सोचती है। डोनाल्ड कहता है कि वो भी सेम फील करता है। इविल गॉडेस ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और फ्लाई कर जाती है, डोनाल्ड से कहते हुए कि वो फिर से उसके साथ प्ले करेगी। इसके साथ उसका ड्रीम खत्म हो जाता है और अपने बेड में जाग जाता है। सेल विंडो के बाहर आकर उसे वेक करती है और वो बताता है कि उसने कल रात एक बहुत ही बड़ा ड्रीम देखा और बहुत ही बैड भी था। फिर वो उससे पूछते कि अगर हंट के दौरान एक आर्मर्ड बियर देख ले तो क्या करेगी। वो उसके रूम में आकर कहते कि वो पूरी मैजिक आइस का यूज करके उस बियर को वापस घर भेज देगी, क्योंकि उन्हें फाइटिंग अवॉइड करनी चाहिए। डोनाल्ड इस बात पर बहुत ही लव करता है, रियलाइज करता है कि ये रियल वर्ल्ड है। उसके बाद दोनों लोकल पब में जाते हैं जहाँ पर क्रिस काउ वुमेन्स मिल्क पी रही होती है। डोनाल्ड उससे कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो मैजिक एकेडमी को अटेंड करेगा और सेल थोड़ी सी डिसहार्टेड फील करती है। ये सुनकर क्रिस उससे पूछती कि माइंड क्या चेंज हुआ, और डोनाल्ड बताता है कि उसने एक ड्रीम देखा जिसमें उसका विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर उसने एकेडमी में और सीखने का ऑफर सोचा ताकि वो विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। जल्दी वो सिटी में आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और जब वो सब उसे हैप्पीली सेंड ऑफ करते हैं, सेल वॉरिड होती है कि वो वापिस से उसके पास आया या नहीं। एग्जाम में डोनाल्ड क्वेश्चन सोल्व करता है एक बहुत ही पुरानी फॉर्मूला के साथ, और कार जो कि बस फन के लिए वहाँ पर आई थी उसे बूमर बुलाने लगती है। वो उसके साथ कुडल करती है और उसका अटेंशन लेने की कोशिश करती है। डोनाल्ड डिसाइड करता है कि वो मेडिटेट करेगा, लेकिन एग्जामिनर सोचता है कि वो एग्जाम के बीच में सो रहा है, तो गुस्सा हो जाता है और उसकी आंसर शीट ले लेता है और कहता है कि प्रैक्टिस एग्जाम नेक्स्ट डे कंडक्ट होगा। इधर विलेज में सेल हंट पर जाती है और नाइट्स के साथ, लेकिन उसका ध्यान डोनाल्ड के थॉट्स में होता है। जब कैप्टन बलियान उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है, वो सोचती कि मोस्टर अटैक कर गया और इमीडिएटली अपने मैजिक पावर का यूज करके फाइट बैक करती है, पर वो नाइट्स को इंजरी कर देती है और इससे वो खुद को बहुत ही गिल्टी फील करती है। बाद में वो घर वापस जाती है और एक चिल्ड्रंस बुक पढ़ना स्टार्ट करती है। वो सोचती है कि ये डोनाल्ड ही था जिसने कि उसे इस कंट्री की लैंग्वेज पढ़ना सिखाया था, और वाउंडर करती कि एकेडमी में वो कैसे कर रहा होगा। उसे यकीन है कि वो एक ग्रेट मेज बनेगा और विलेज हेल्प करेगा, और वो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि वो एक मोस्टर है और सिटी के लोग उसे देखकर डरेंगे। वो सोचती है कि अगर वो डोनाल्ड के पास नहीं है तो भी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उसका मेन मिशन लामिया ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हस्बैंड ढूंढना था। वो सोचती है कि जब डोनाल्ड एकेडमी से पढ़ाई करके वापस आएगा तब वो हस्बैंड ढूंढना स्टार्ट करेगी, लेकिन जैसे ही उसका फेस उसके माइंड के पॉप करता है और रियलाइज करती कि वही डोनाल्ड है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। अब वो पक्का श्योर है कि वो डोनाल्ड से ही लव करती है और वो चाहती कि उसे अपने विलेज ले जाए, लेकिन वो जानती कि डोनाल्ड अपना विलेज नहीं छोड़ेगा। वो सोचती कि चाहे उसकी लाइफ का हैप्पीनेस्ट मोमेंट हो, अगर वो डोनाल्ड के साथ रह पाए शायद से पॉसिबल नहीं होगा और उसे तुरंत ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अगले दिन जैसे ही डोनाल्ड एग्जाम देने के लिए वापस आता है, वो सेल के घर दौड़ता है कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती और उसने 2 लेटर्स छोड़े होते हैं, एक विलेजर्स के लिए और एक डोनाल्ड के लिए। डोनाल्ड के लिए लिखे लेटर में वो बताती है कि वो अपनी जर्नी पर जा रही है हस्बैंड ढूंढने के लिए। वो अपोलाइज करती है इतनी अचानक लीव करने के लिए, लेकिन कहती है कि फेस टू फेस गुड बाय करना मुश्किल होता है, इसलिए लेटर छोड़ रही है। डोनाल्ड ये पढ़कर पैनिक कर जाता है और तुरंत उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। वो इवन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि जल्दी से उस तक पहुँच सके। जैसे ही इवनिंग होती है, सेल विलेज से काफी दूर पहुंच चुकी होती है और डिसाइड करती कि अब रेस्ट करेगी। फिर भी डोनाल्ड के बारे में सोचती है। जब वो उसके ऊपर से पास होता है वो पैनिक करती है और वो सोचती है कि ये क्या था, लेकिन अगले मोमेंट पर डोनाल्ड उसके पास होता है। वो उसे देखकर फ्रीक आउट करती है और फिर ऑकवर्ड फील करती है जब डोनाल्ड डिसाइड करता है कि उसके साथ चलने का। जल्दी वो दोनों उस लेक तक पहुंच जाते हैं जहां पर पहले मिले थे, और सेल कहती है कि चाहे सिर्फ कुछ ही मोमेंट हुए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को सालों से नहीं जानते। अचानक डोनाल्ड अपनी एकेडमी एग्जाम के बारे में बात करना स्टार्ट करता है और सेल से कहता है कि उसने इंस्ट्रक्टर से पूछा था कि स्टूडेंट्स अपने फेमिलियर स्कूल में ला सकते हैं या फिर नहीं। इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि ला सकते हैं, और डोनाल्ड सेल से कहता है कि अगर वो एग्री करे तो वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि वो उसके साथ एकेडमी जा सके। सेल को लगता है कि जैसे उसका ड्रीम सच ही हो रहा हो, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। वो चिल्लाती कि लामिया ह्यूमन ईटिंग मोस्टर होते हैं और अगर डोनाल्ड एक के साथ देखा गया तो सब लोग उसे डरेंगे और हेट करेंगे, जिससे कि उसकी स्टूडेंट लाइफ सबसे हॉरिबल टाइम बन जाएगी। डोनाल्ड कहता है कि अगर कोई उसके बारे में बुरा बोलेगा वो उनका डील करेगा, लेकिन जैसे ही सेल कहती है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो वो लेक में शिप हो जाती है। डोनाल्ड तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन सेल अब भी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसे छोड़ दे। डोनाल्ड कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो फ्रेंड्स नहीं बना पाया या अगर दूसरे लोग उसे हेट करते हैं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करना चाहता है। ये सुनकर सेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डोनाल्ड को हक कर लेती है, कहते हैं कि वो सच में उसके साथ जाना चाहती है। वो दोनों विलेज वापस जाते हैं और थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड को गुड न्यूज मिलती है, उसने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। उसके बाद विलेज की विच एस और डोनाल्ड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अब वो हमेशा डोनाल्ड के साथ रह सकती है। जल्दी
पूरा विलेज उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है, इंक्लूडिंग रेड हेड लोयली जो कि डोनाल्ड से प्यार करती है। वो सेल से कहती है कि वो नेक्स्ट ईयर एकेडमी जाएगी और उसे डोनाल्ड का ध्यान रखने को बोलती है। इसी के साथ उनका कैरेज डिपार्ट करता है और डोनाल्ड विलेजर से कहता है कि अगर कुछ भी होता है तो वो उन्हें बचाने के लिए तुरंत दौड़ेगा। डोनाल्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है कि सेफ और हैप्पी रहे। सेल उनके आंसू वाइप कर देती है, पहले वो गिरे, बाद में सेल थोड़ी सी ड्रोल करने लगती है, सोचती है कि अब वो डोनाल्ड की लवर है। लेकिन फिर वो मेंटली टैली करती है जो कुछ हुआ और रियलाइज करती है कि जब डोनाल्ड ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहे, शायद से उसका मतलब सिर्फ फ्रेंड्स के रूप में था और वो सच में लवर्स नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी सी डिसहार्टेड हो जाती है। लेकिन फिर डोनाल्ड कहता है कि वो कभी उसके विलेज को विजिट करना चाहेगा और बस ये होप करता है कि उसे बुरा ना हो जाए उस दिन तक। सेल बस उसकी तरफ स्माइल करती है, एंटिसिपेट करते हुए उनकी लाइफ का नया चैप्टर। इसी के साथ एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।